व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आई होप आपने पिछले लेक्चर में बहुत मजे करे होंगे साहब, और कंपोजिशन का मजे ले लेके आपने फायदा उठाया होगा और आनंद उठाया होगा और मन लगाकर पढ़ा होगा उसको। अब चालू करने वाले हैं दोस्त हम क्या, अब चालू करने वाले हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जो क्या होने वाला है दोस्त, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जी हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है पूरा देखेंगे, समझेंगे, और अमेंडमेंट कहाँ कहाँ पर है वो भी समझेंगे। आई होप आपने अभी तक अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं करा है तो सर पहले जाकर अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड करिए। प्रिंट अगर आपके घर में प्रिंटर है साहब तो प्रिंट निकलवा लीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कोरोना है दोस्त। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर प्रिंटर घर पे है तो ठीक, नहीं है तो दोस्त ई पीडीएफ, ई बुक, पीडीएफ वर्जन से आप उसे मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो ये है साहब हमारे पास में, क्या बोलो बेटा बोलो, एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है। हाँ साहब अभी ठीक है, देखो चालू हो गया, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे सेक्शन 9 के अंदर। चलो साहब नोटिंग में आ जाए। हाँ साहब नोटिंग में आ जाओ। अब मेरे को सारे बच्चे प्यार से बताएंगे, क्या बताएंगे साहब कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। सर इतना पहले से, हाँ बेटा इतना पहले से पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा रिवाइज करूंगा, टेंशन मत। सारे बच्चे बताएंगे साहब की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बेटा अगर मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं तो बच्चा मुझे बताएगा कि पिछले लेक्चर में क्या देखकर आए थे। कंपोजिशन वाला नहीं देखा है, नहीं देखा है दोस्त, तो पहले जाकर आप उसे देखकर। अगर आपने अभी तक कंपोजिशन नहीं देखा तो बेटा पहले जाओ, क्योंकि वहां पर मैंने चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करा है और वही मुझे यहाँ पर काम आएगा, वही मुझे यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो वहां मैंने क्या बताया था दोस्त, वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो बताई थी साहब कि एक होता है चार्जिंग सेक्शन जिसे बोलते हैं सेक्शन 9(1), और एक होता है चार्जिंग सेक्शन जिसे बोलते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 वहां पर हमने धाप धाप के डिस्कस करा दोस्त, 1.5 घंटे से ऊपर लगाया सेक्शन 10 को समझने में। बट मुझे एक बात बताओ, अभी मैं सेक्शन 10 की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने कर ली। मुझे बताओ साहब कि अगर मैं सेक्शन 9(1) की बात करूं, चार्जिंग सेक्शन की बात करूं, तो बेटा चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है। चार्जिंग सेक्शन बोलता है बेटा कि हमें टैक्स देना है, कि हमें टैक्स देना है। बट हमें किसको टैक्स देना है, हमें सप्लायर को टैक्स देना है बेटा। किसको टैक्स देना है, सप्लायर को। तो बेटा सप्लायर कौन होता है, सप्लायर होता है जिससे हम गुड्स या बेटा सर्विस परचेस करते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यानी साहब अगर देखो, ये सप्लायर अंकल है, हाँ, और ये मैं हूं रेसिपिएंट। अब मैंने क्या करा, मैंने तो साहब सप्लायर अंकल से गुड्स परचेस किया, बोलो मैंने क्या किया, सप्लायर अंकल से गुड्स परचेस किया और उन्हें बदले में कंसिडरेशन दिया, उन्हें बदले में कंसिडरेशन दिया। देखो ये मैंने क्या दिया दोस्त, ये मैंने दिया कंसिडरेशन, किसको, सप्लायर अंकल को। और ये मैंने उनसे गुड्स या फिर सर्विस क्या कर ली साहब, बाय कर ली, खरीद ली। और कोई चीज खरीदेंगे साहब तो बदले में पैसा तो देना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये हम सब भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। तो हमने क्या करा साहब, सप्लायर से माल खरीदा, और सप्लायर अंकल ने क्या किया होगा साहब, इस कंसिडरेशन के अंदर हमसे क्या चार्ज किया होगा साहब, टैक्स भी ले लिया होगा। क्यों लिया होगा साहब, क्योंकि साहब इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये होता है साहब कि रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स देने बैठेगा साहब तो ना जाने कितने सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। हाजी साहब मैं सही बोल रहा हूँ, ना जाने कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो कहूंगा हर इंसान को, एक दूध वाले को भी साहब, एक छोटे से, मैं कहूंगा साहब जो तगारी उठाते हैं साहब, लेबर क्लास काम करते हैं ना, जो हमारा घर बनाते हैं साहब, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं साहब, छोटे छोटे लोग उनको भी, जो बड़ी बड़ी पिक्चरों में पीछे छोटे छोटे टेक्नीशियन का काम करते हैं साहब, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और इतने सारे लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी साहब। आदमी काम करेगा कि टैक्स भरेगा। तो हमने एक बात बोली, एक काम करो, सबको ना पकड़ो साहब, सबको ना पकड़ो, बड़े बड़े लोगों को पकड़ो जो इन लोगों को माल बेचते हैं, इन लोगों को सर्विस बेचते हैं। बिजनेस मैन को पकड़ो साहब, कंज्यूमर को मत पकड़ो। आप बिजनेसमैन को पकड़ो, आप कंज्यूमर को ना पकड़ो। और अगर एक बार आपने बिजनेसमैन को पकड़ लिया साहब तो आसानी हो जाएगी टैक्स लेने में, क्योंकि बिजनेसमैन हर कोई नहीं होता साहब। आप समझो, ना जाने कितने लोग एम्प्लॉइज हैं इस दुनिया में इस वक्त। हर आदमी बिजनेस कर रहा है क्या साहब, नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं साहब जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। समझ रहे हो आप। तो
अगर मैंने बिजनेसमैन आर लेस देन वर्कर्स, बिजनेसमैन आर लेस देन वर्कर्स, तो बिजनेसमैन को पकड़ लो ना, वो कम है, उनको पकड़ना आसान है, और उनको पकड़ के उनसे टैक्स मांगो। यही हमारा फंडामेंटल होता है बेटा जीएसटी का। जीएसटी क्या बेटा, ये तो वैट में भी था, इसमें कोई नई बात है क्या? नहीं। इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर रेसिपिएंट एक्चुअल में टैक्स पे कौन कर रहा है? टैक्स तो फाइनल कंज्यूमर पे कर रहा है, टैक्स तो फाइनल कंज्यूमर पे कर रहा है, बट हम डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर से नहीं ले सकते, गवर्नमेंट डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर से नहीं ले सकती, इसलिए उसने सप्लायर पे जिम्मेदारी डाल दी। उसने सप्लायर को क्या बोला कि सप्लायर सप्लायर एक काम कर, तू जो इससे कंसिडरेशन लेता है, तू जो इससे ये कंसिडरेशन लेता है, इस कंसिडरेशन के अंदर थोड़ा सा टैक्स का अमाउंट भी चार्ज कर ले बेटा, थोड़ा सा टैक्स का अमाउंट भी चार्ज कर ले। तो सप्लायर ने कहा ठीक है करना पड़ेगा, अब सरकार ने बोला है साहब, कानून बनाया है और कानून में लिखा है, तो सप्लायर को ये बात, अगर धंधा करना है दोस्त तो सरकार की बात तो माननी पड़ेगी। तो सप्लायर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, ले लेंगे साहब, टैक्स ले लेंगे, लो साहब टैक्स ले लिया। क्या ले लिया? टैक्स ले लिया, ले लिया। अब इस टैक्स को क्या ये अपने पास रख के बैठ सकता है साहब? इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है साहब, इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा साहब? इसको ये टैक्स का पैसा वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ये पैसा वापस बेटा किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा किसका है बेटा? पैसा गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को ही तो देगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? यानी क्या करा साहब, टैक्स का पैसा लिया, बट किसके बिहाफ पे लिया साहब? गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया, और गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताओ बेटा? होनी ही नहीं चाहिए बेटा, ये तो फंडामेंटल बात कही मैंने, है ना? और अगर है भी तो हम है ना साहब, आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। अपन दूसरे फैकल्टीज की तरह नहीं है साहब, आपको पूरा सपोर्ट देंगे। अगर आप अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप, इस चैनल आप ओपन करेंगे मोबाइल में या डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पे, कहीं भी चैनल ओपन करेंगे मेरा, youtube.com/madhusudan mishra for you, चैनल ओपन करते ही साहब साइड में लिंक आते हैं, वहां पर मेरा फेसबुक भी है, आप चाहो मुझे फ्रेंड बना सकते हो अपने फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो दोस्त, और वहीं पर ये व्हाट्सएप का लिंक भी है, वो ग्रुप का लिंक है बेटा, वहां से आप डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे दोस्त क्वेरीज पूछते हैं, ये ओपन ग्रुप मैंने स्टार्ट इसलिए किया, इट्स एन ओपन इनिशिएटिव, समझ लो, ओपन स्टेज इनिशिएटिव है। इसमें क्या हुआ साहब, हम जितने भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, चाहे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने मेरे से क्लास ली है फेस टू फेस या फेस टू फेस क्लास नहीं ली है, सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे साहब। और नहीं केवल क्वेरीज सॉल्व करेंगे साहब, यहाँ पर हम डायग्राम्स भी शेयर करते हैं, नोट्स भी शेयर करते हैं, और यही नहीं साहब, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, जो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस की, जहां पर हम रोजाना का एक क्वेश्चन देते हैं, और उसके बाद जब बच्चे डिस्कस करते हैं तो एक एक बच्चे की गलती निकालते हैं कि उसने कहाँ कहाँ गलती करी, और उसके बाद उसको फाइनल आंसर देते हैं, ड्राफ्टेड आंसर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। अब सुनो मुद्दे की बात। हुआ ये साहब कि कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी ये हुआ कि जो सप्लायर था वो था छोटा आदमी, और जो रेसिपिएंट था वो था बड़ा आदमी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बोला सप्लायर बड़ा आदमी होता है, वो बिजनेसमैन होता है, रेसिपिएंट तो छोटा आदमी होता है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो साहब कि सप्लायर छोटा और रेसिपिएंट बड़ा? नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ा हो सकता है बेटा, सोचो। अभी मैंने बोला, बिल्कुल सही बात बोली मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सप्लायर बड़ा होता है, रेसिपिएंट छोटा। एक बात, तो दुकान वाला बड़ा होता है कि दुकान पे जो आदमी माल खरीदना आता है वो बड़ा होता है? दुकान वाला बड़ा होता है, क्योंकि वो आप जैसे एक को नहीं, आप जैसे हजारों को माल बेच रहे हैं, समझ लो, तो दुकान वालों को पकड़ना आसान है, हजारों को नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि जो रेसिपिएंट होता है, देखो नेचर ऑफ बिजनेस बदलेगा। अभी मैंने एग्जांपल किसका लिया? दुकान वाले का। तो सूट बैठ रहा है, तो बिल्कुल सूट बैठ रहा है, आप क्या बोल रहे हो कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी मैं एक बात बोलूंगा और आप बोलोगे हाँ सर गलत बात है, और वो बात सुनो। अब मैं कह रहा हूँ सप्लायर कौन है? एजेंट, एलआईसी एजेंट। अब मैं बोल रहा हूँ साहब सप्लायर कौन है? एलआईसी एजेंट, और सामने है एलआईसी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब बोलो एजेंट किसको सर्विस देता है? आपको लगता है एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? आपको आपको तो दे रहा है दोस्त, वो तो कंपनी के बिहाफ पे एजेंसी का काम कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो कंपनी को सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो एलआईसी किसकी करवा रहा है साहब? कंपनी की करवा रहा है, जिसके बदले में कंपनी उसको कमीशन देती है। इसलिए तो अपन बोलते हैं ना एलआईसी एजेंट कमीशन कमाते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट कमीशन कमाते हैं। इनका कंसिडरेशन क्या होता है दोस्त? इनका कंसिडरेशन होता है कमीशन। देखो इधर वापस से सेम चीज डिस्कस करते हैं, देखो
सप्लायर ने क्या दी बेटा? सर्विस। सप्लायर, सप्लायर कौन? बोलो बेटा, एलआईसी एजेंट। क्या दी? सर्विस। किसको दी? एलआईसी कंपनी को। और एलआईसी कंपनी बेटा बदले में क्या दे रही है? कंसिडरेशन। गलत बोल रहा हूं कुछ? नहीं साहब। तो ये दी सर्विस, और बदले में क्या मिला साहब? कंसिडरेशन। कोई झंझट की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं साहब, एलआईसी कंपनी बड़ी है। अब देखा, अब बताओ, एजेंट को पकड़े? एजेंट तो लाखों हैं, करोड़ों हैं साहब, पकड़ो इनको। करोड़ों से रजिस्ट्रेशन कराना आसान है साहब, या एक कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराना आसान है? सर, एक कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराना आसान है, आप खुद इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे साहब, बिल्कुल मानोगे कि सर इस एक एलआईसी को पकड़ लो तो ना जाने कितने सारे एजेंट मुट्ठी में आ जाएंगे। इस कंपनी को पकड़ लो साहब, और इसी को बोलते हैं साहब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर सप्लायर भले ही सप्लायर सर्विस दे रहा हो, लेकिन सप्लायर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा साहब। क्योंकि अगर उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया साहब, तो उसके ऊपर बहुत बोझ, बहुत लोड आ जाएगा। उसको साहब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, मंथली रिटर्न भरना पड़ जाएगा। पिछले लेक्चर में देखकर आए साहब, कंपोजिशन वाले लेक्चर में क्या देखा? मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे, मैंने कंपोजिशन में क्या समझाया था? कि आईटीसी मेंटेन रखनी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आपको आईटीसी का हिसाब रखना ही खेल है सारा। कितना आईटीसी आ रहा है, कितना आईटीसी जा रहा है, बहुत काम करना पड़ता है दोस्त। और इतना सारा काम अगर आप एक एजेंट से करवाओगे साहब, तो वो एलआईसी की पॉलिसीज बेचेगा, या सीए रखेगा, या अकाउंटेंट रखेगा, झंझट हो जाएगी दोस्त। तो इसलिए अपन ने क्या करा? अपन ने सिंपल सा फंडा, कि जहां पर भी ऐसा लगे, जहां पर भी ऐसा लगे कि साहब रेसिपिएंट बड़ा आदमी है, इसे पकड़ोगे तो बहुत सारे सप्लायर्स बच जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसको पकड़ो तो सब मुट्ठी में आ जाएंगे। इसको बोलो कि तू टैक्स दे दे। मतलब ये कि ये जो सप्लायर है ना, इसने इसको सर्विस दी, हाँ, तो कंसिडरेशन भी आया होगा। नहीं सॉरी, ये सप्लायर है, तो सप्लायर ने सर्विस दी और बदले में कंसिडरेशन लिया। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो एक काम करो ना, इसको बोलो कि तू इसको कंसिडरेशन तो दे दे, बट टैक्स मत दे। टैक्स तो हमको दे दे। भाई देख, तेरे को टैक्स देना है ना, तू रेसिपिएंट है, भैया मुझे बताओ, हु पेज द टैक्स? टैक्स कौन पे करता है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन पेज द टैक्स। भाई साहब, जो कंसिडरेशन पे करेगा, वो कंसिडरेशन के साथ टैक्स भी पे करेगा। यही जीएसटी है, ठीक है? हाँ। एक तरीका तो क्या है साहब, जो हमने पढ़ा, जिससे हमने बोला नॉर्मल चार्ज, जिससे हमने क्या बोला बेटा? एनसीएम, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, या आप इसको फॉरवर्ड चार्ज भी बोलते हो दोस्त, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन मैंने कहा जहां सप्लायर छोटा है, मैंने क्या बोला? बिजनेस वाले एग्जांपल में, दुकान वाले एग्जांपल में आपने बोला साहब दुकान वाला बड़ा है, खरीदने वाला छोटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ सप्लायर बहुत सारे हो गए और रेसिपिएंट एक हो गया। तो हमने यहाँ क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि तू कंसिडरेशन दे, यानी कमीशन पे कर, और कमीशन पे जितना भी टैक्स बना वो हमको पे कर दे। गवर्नमेंट ने क्या बोला? जितना भी टैक्स बना वो तू इसको देगा और फिर ये हमको देगा। तो झंझट बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग हैं। तो एक काम करो, इसी से डायरेक्ट क्या ले लो साहब? टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ने कहा साहब इसी से डायरेक्ट टैक्स दे दो। बस इसी को हम बोलते हैं बेटा प्यार से आरसीएम। मेरे अच्छे बच्चे बोलेंगे, इसी को हम प्यार से बोलते हैं बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सर पता कैसे लगेगा कि कहाँ आरसीएम और कहाँ एफसीएम? साहब पता कैसे लगेगा कि कहाँ आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज और कहाँ फॉरवर्ड चार्ज? तो गवर्नमेंट ने बोला तुम झंझट में आ लो, हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और उसमें लिस्ट बनाकर दे देते हैं। हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं बेटा, और क्या बनाकर दे देते हैं? सारे बच्चे बताएंगे बेटा, लिस्ट बनाकर दे देते हैं। उस लिस्ट के अंदर बता देंगे कि इन 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 रेसिपिएंट और इन 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 सप्लायर के केस में आरसीएम लगेगा। यानी वहां बता दिया, तीन चीजें बता दी साहब, सर्विस भी बता दी। ऐसा नहीं सब में आरसीएम है, ना 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 ना। गवर्नमेंट ने सर्विस और गुड्स दोनों के लिए आरसीएम नोटिफिकेशन निकाला। आपके एग्जाम में गुड्स के लिए जो आरसीएम होता है बेटा, वो सिलेबस का पार्ट इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है, ठीक है? सर्विस वाला रखा है, हाँ रखा है। तो सर्विस वाले में उन्होंने पहले तो सर्विस की कैटेगरी बताई, कौन सी सर्विस, सारी सर्विस नहीं। जैसे मोटर व्हीकल की सर्विस हो गई, ठीक है बेटा, जैसे जीटीए की सर्विस हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, है ना, ऑथर कंपोजर की सर्विस हो गई, उसमें अमेंडमेंट अभी डिस्कस करूंगा मैं। ये सारी चीजें जो है, इनको गवर्नमेंट, जैसे बैंकिंग के केस अपन ने देखा ना, जो फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है ना, उनको पकड़ लिया तो वहां पर क्या कर दिया? आरसीएम कर दिया। बिजनेस फैसिलिटेटर देखा था अपन ने। तो इन चीजों के अंदर क्या है कि
एक लिस्ट प्रिस्क्राइब कर दी सर्विसेज की भी, और साथ में ये भी बता दिया कि कौन सप्लायर और कौन रेसिपिएंट। क्या बता दिया? कौन सप्लायर और कौन रेसिपिएंट, तभी आरसीएम लगेगा। यानी गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने दोस्त सर्विस का डिस्क्रिप्शन बता दिया कि साहब अगर सर्विस ये है, अगर सर्विस ये वाली है जो हमने बताई, अगर इस सर्विस को देने वाला ये सप्लायर है जो हम बता रहे हैं, और इस सर्विस को लेने वाला अगर ये रेसिपिएंट है जो हम बता रहे हैं, RECIPIENT, सर्विस ये है, देने वाला ये है, लेने वाला ये है, तो दोस्त आरसीएम है, तो दोस्त आरसीएम है। किसने बोल दिया? गवर्नमेंट ने बोल दिया। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर। बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्त कि आरसीएम हमेशा लगेगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं लगेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सर्विसेज, सप्लायर और रेसिपिएंट के केस में ही लगेगा। अब साहब उसमें हुआ ऐसा कि लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, हमने सारी पढ़ भी रखी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, कहीं नहीं जा रहा भागकर। लेकिन अभी क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर है दोस्त, तो मैं उस लिस्ट में से जो एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया उसे डिस्कस करूंगा। अभी हमने क्या समझा दोस्त? फंडामेंटल रिवाइज करा आरसीएम क्या होता है। अब फटाफट से अपन क्या डिस्कस करेंगे दोस्त, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर है, ज्यादा यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो बच्चे का फिर वो पर्पस फिट जाएगा, वो अमेंडमेंट लेक्चर ना रहकर कुछ और बन जाएगा, वो रेगुलर लेक्चर बन जाएगा। अभी अमेंडमेंट तो बच्चा बता रहा है, फटाफट अमेंडमेंट बताओ सर, आपने रिवाइज करा दिया, थैंक यू सो मच। अब बेटा देखो, 9 के अंदर बेटा दो आरसीएम के सेक्शन होते हैं। एक तो मैंने अभी आपको समझाया, उसे बोलते हैं बेटा प्यार से 9(3), उसे ही 9(3) बोलते हैं। और पिछले लेक्चर में जो मैंने समझाया था चार्जिंग सेक्शन, जिसके साथ मैंने शुरुआत करी, वो बेटा 9(1) होता है। 9(1) कब लगता है? फॉरवर्ड चार्जिंग। देखो यहाँ 9(1) लगता है, ये 9(1) है बेटा, दिस इज 9(1), दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 1, दिस इज 9(1) एंड दिस इज बेटा योर 9(3), ये 9(3) है। सर 9(4) भी तो अभी था, हमने बुक में देखा। बेटा 9(4) क्या होता है वो अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगला लेक्चर पूरा का पूरा 9(4) पर ही होगा। 9(4) में कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, लेकिन 9(4) अपने आप में अमेंडमेंट है, क्योंकि बच्चों को अभी तक समझ आया नहीं। तो मैं बच्चों को क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम और फिर थ्योरी सबसे कंप्लीट करा दूंगा 9(4). भूल ही नहीं पाओगे दोस्त, रात में नींद में उठा के भी अगर कोई पूछेगा ना, तो भी 9(4) आप उसको समझा दोगे, इतना क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा 9(4 आप। बस बने रहो, बने रहो साथ में दोस्त, अगले लेक्चर के लिए वेट करो, और जैसे ही आए पूरा का पूरा लेक्चर देख डालो, क्लियर हो जाएगा। चलो 9(3) की बात करता हूँ। तो 9(3) में क्या बोला, एक बार पढ़ लेते हैं दोस्त। देखो मैंने जो समझाया वही लिखा है, देखो द गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को शेल बोलोगे? गवर्नमेंट को शेल नहीं बोलते भाइयों बहनों, यार सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को तुम शेल बोलोगे? बड़े लोग हैं साहब, में गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट को जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। देखो क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोग होते हैं क्या? हाँ होते तो हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पोस्ट पर होते हैं। जनरली लोग पढ़े लिखे नहीं होते, मंत्री लोग होते हैं। पॉलिटिकल नॉलेज इनको बहुत तगड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। पॉलिटिकल नॉलेज होता है, फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता साहब। अब अगर आप बोलोगे किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को कि साहब आपको फाइनेंस आता है, आपको जीएसटी आता है, आप इनकम टैक्स के सेक्शन बताओ, आप फाइनेंस के मॉडल बताओ, थ्योरीज बताओ, है तो वो थोड़ा बता सकते हैं साहब, वो नहीं बता सकते। बट हाँ, अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे तो पॉलिटिक्स में साहब वो एक नंबर होते हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई पॉलिटिक्स की पढ़ाई होती है। लेकिन उन्हीं में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, जैसे हमारे पीयूष गोयल साहब, हमारे पीयूष गोयल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुरेश प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब सीए हैं अपने जैसे मेंबर इंस्टीट्यूट के। तो इनको पर्टिकुलर पोस्ट दी जाती है फाइनेंस से रिलेटेड, इनको बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर क्या करते हैं, एक संगठन होता है जहां पर हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और सारे फाइनेंस मिनिस्टर मतलब पढ़े 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 लिखे लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, सब फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर काउंसिल की बैठक करते हैं साहब, उसी को जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड करता है, और अच्छे खासे व्यूज है और अच्छे खासे कमेंट्स है उसके ऊपर। सारे बच्चों ने उसे बहुत सराहा है, उसके लिए उन सभी का धन्यवाद साहब। आपने अगर अभी तक काउंसिल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर काउंसिल का मतलब वही है कि गवर्नमेंट काउंसिल से पहले पूछताछ करेगी, गवर्नमेंट खुद कभी कोई डिसीजन नहीं लेती, इसलिए पूरा एक्ट में आप देखोगे लिखा रहता है गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, आपको हमेशा यही लिखा हुआ मिलेगा दोस्त। तो अपन तो अभी बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, तो बोला गवर्नमेंट बात करेगी किससे बेटा, काउंसिल से बात करेगी, काउंसिल से रिकमेंडेशन भी लेगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन लेकर आएगी, और नोटिफिकेशन लाकर क्या करेगी भाई, स्पेसिफाई करेगी कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। और मैंने कहा था ना साहब, रेसिपिएंट से टैक्स लेंगे, रेसिपिएंट से टैक्स ले लेंगे, और क्या लैंग्वेज यूज करिए देखो आप, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच पर्सन एज इफ ही इज द पर्सन। ये जो एज इफ है ना भाई, वो तो यार मजा आ जाता है,
अब मैं आपको क्या बताऊं, जब भी मैं ये एज इफ देखता हूँ ना, बस लपेट के ऐसा पूरा जीएसटी रेसिपिएंट को अप्लाई करवा दिया इन दो शब्दों के थ्रू, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब यही वो आदमी है साहब, यही वो आदमी है, सप्लायर के जूते रेसिपिएंट को पहना दिए साहब, सप्लायर के जूते रेसिपिएंट को पहना दिए, पूरा एक रेसिपिएंट पे एप्लीकेबल करवा दिया, एक इतनी सी लाइन लिखकर सेक्शन 9(3) के अंदर। और आई होप आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। बोलो बेटा हाँ। अब 9(4) का अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कहीं भाग थोड़ा रहा हूँ, तो फटाफट से नीचे आ जाओ और देखो क्या लिखा है। देखो मैंने बोला था ना 9(3) के नोटिफिकेशन में मैंने समरी करके दे दिया, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं ढूंढने की। देखो 9(3) में मैंने क्या बोला, 9(3) में मैंने बोला सब गुड्स के लिए नोटिफिकेशन आया, सर्विस के लिए नोटिफिकेशन आया। सर्विस के लिए जो है बेटा प्यार से हम सब याद करते हैं, बैच में तो याद करा देता हूँ मैं, नोटिफिकेशन नंबर तक याद करा देता हूँ। 13/2017 बेटा, 13/2017 किसका नोटिफिकेशन है, बोलो 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 बोलो। 13/2017 नोटिफिकेशन है साहब आरसीएम का, ये आरसीएम का नोटिफिकेशन है, ठीक है सर। तो आरसीएम के नोटिफिकेशन में क्या बोला उन्होंने, आरसीएम के नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला एंट्री नंबर 9, मैं सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। एंट्री नंबर 9 पहले भी होती थी, आज भी है, बट थोड़ा सा चेंज आ गया सर, और वही अमेंडमेंट है। सब पहले क्या होता था, इसके अंदर लिखा रहता था, देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और दी लाइक, मतलब इनके जैसे लोग, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, फोकस करेंगे साहब, फोकस करेंगे आप, और अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क टू अ म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर और द लाइक। मैंने कहा ना, सप्लायर भी डिफाइंड होगा, रेसिपिएंट भी डिफाइंड होगा और सर्विस भी डिफाइंड होगी। अभी समझाया था फॉर्मेट, देख लो। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय, बाय बोले तो किसके द्वारा, सप्लायर, सप्लायर देखो बता दिए कौन कौन, ये लोग सप्लायर होने चाहिए, ये रेसिपिएंट होने चाहिए। और सर्विस किसकी होनी चाहिए साहब, ये देखो सर्विस ही होनी चाहिए। ट्रांसफर और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, सर समझ में नहीं आया। चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड बेटा, हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत दिमाग चलता है आप लोगों का इस चीज में, है ना। हाफ गर्लफ्रेंड सबने देखी होगी साहब, मूवीज तो सब देखते हैं, है ना। और आजकल तो जमाना ही बदल गया साहब, Z5, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार प्लस, सब वेब सीरीज की दुनिया आ चुकी है अब तो। तो मुझे एक बात बताओ साहब, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी बनी साहब, कौन सी मूवी बनी साहब, हाफ गर्लफ्रेंड। कभी सोचा ना था साहब इसको ऐसे लिख लिख के एग्जांपल देना पड़ेगा कॉपी में, बताओ क्या क्या करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मूवीज के एग्जांपल भी देने पड़ते हैं साहब, क्या करें, हर चीज का एग्जांपल देते हैं साहब, हमारे पास तो इतने एग्जांपल है, रेगुलर क्लास में तो पूछिए मत क्या होता है। मैंने क्या बोला, याद करा देते साहब हाथों हाथ, घर पे हमारा होमवर्क ही नहीं होता कुछ, क्लास में पढ़ दो और क्लास में मजे करो, आ जाओ। हाफ गर्लफ्रेंड क्या बोला, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है साहब, ये आपको पता है ये मूवी से पहले बुक है, ये मूवी से पहले बेटा क्या है, बुक है। और ये बुक का ऑथर कौन है बोलो बेटा, ऑथर कौन है बोलो, ऑथर है साहब चेतन भगत जी, ठीक है साहब। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं साहब, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चेतन भगत जी ने क्या करा साहब, पिक्चर बनाई नहीं, सिर्फ बुक लिखी साहब, सिर्फ बुक लिखी, पिक्चर नहीं बनाई। ही रोट बुक, ही रोट अ बुक नेम्ड हाफ गर्लफ्रेंड। अब आप इसको कुछ भी बोल लो साहब, आप इसको बोल लो कि ये जो भी है, मैं तो बुक बोल देता हूँ, ठीक है। नोवेल बोल लो, नोवेल भी बोल सकते हो, कुछ बच्चे नोवेल बोल लो, मैं तो कहता हूँ कुछ भी बोल लो, बुक बोल लो, नोवेल बोल लो, फिक्शन है, ये है वो है, अलग अलग कैटेगरी में आप इसको बांट लो जैसे बांटना है। बट मेरी बात को सुनो, अपने जीएसटी में क्या मतलब है, अपने जीएसटी में ये मतलब है कि पिक्चर चेतन भगत ने नहीं बनी। कुछ बच्चे बोलेंगे साहब प्रोड्यूसर था, अरे था, लेकिन कोई बात नहीं, असली चीज क्या है उसके हाथ में, उसके हाथ में प्रोड्यूसर पहले था कि पहले ऑथर था, पहले ऑथर था, पहले किताब लिखी, किताब का कॉपीराइट करवाया, तो साहब हमारे चेतन भगत जी के पास क्या आ गया बोलो, कॉपीराइट आया कि नहीं आया, आया। अब पता है पिक्चर बनाने की सूझी किसी और को, पिक्चर बनाने की सूझी किसी और को, आइडिया किसी और को आया, इस पर पिक्चर बनाते हैं सब, ठीक है। डायरेक्टर का तो मुझे नहीं पता साहब, प्रोड्यूसर में एक बहुत ही फेमस है, स्टार प्लस वगैरह के शोज वगैरह बनाती है, आप अच्छी तरह से नाम समझ गए होंगे, और उनके वो प्रोड्यूसर थी इसमें, तो उनको आइडिया है साहब पिक्चर बनाते हैं, वो गए साहब चेतन भगत के पास, ठीक है। एक्चुअली चेतन भगत मेरे बहुत बड़े फ्रेंड है, तो इसलिए, तो क्या है साहब, चेतन भगत जी का मेरे पास में फोन आया कि मधुसूदन बात ऐसी है कि मेरे पास ऑफर आया साहब पिक्चर,
ये लोग मेरी ई बुक के ऊपर पिक्चर बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए, क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है बनाना चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। तो उन्होंने कहा साहब वो तो ठीक है, आई एम गोइंग गुड, बट आप ये बताओ कि ये कॉपीराइट मांग रहे हैं साहब, दे दूं क्या? तो मैंने कहा दे दो ना, क्या दिक्कत है। कॉपीराइट मत दो, पूरा कॉपीराइट मत देना, इट्स नॉट अ सेल ऑफ कॉपीराइट। आपने कॉपीराइट सिर्फ यूज करने के हिसाब से बोले ना, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। यानी आप अपने कॉपीराइट लिमिटेड पर्पस के लिए उनको दे सकते हो कि मेरी बुक्स मेरी रहेगी, एंड द ऑथर, कॉपीराइट मेरे पास में रहेगा, लेकिन पिक्चर मतलब स्टोरी यूज करने का वो भी लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मूवी, फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग अ मूवी, मैं आपको देता हूं, क्या देता हूं बेटा, राइट आपको देता हूं कि आप मेरी स्टोरी को अपनी मूवी में यूज कर सकते हो, फिल्मा सकते हो। इस एक्सटेंट तक मैं अपना कॉपीराइट आपको क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। फ्री में करा होगा क्या? देयर इज नो फ्रीलांस इन दिस वर्ल्ड। इसके बदले क्या लिए होंगे, पैसे। और बेटा जहां पर भी सप्लाई हो गई, जहां पर भी सप्लाई हो गई और कंसिडरेशन आ गया साहब, वो जीएसटी में कवर हो गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा साहब। और ये सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। आप समझे? हाँ सर समझ में आ गई बात, हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, चेतन भगत क्या छोटा छोटा राइटर है? चेतन भगत जी क्या छोटे मोटे राइटर है क्या साहब? छोटे मोटे 10 लाख 20 लाख अड़ता है क्या उनके कहीं? साहब नहीं अड़ता, कहीं नहीं अड़ता। पहले क्या था साहब, पहले ऐसा था अमेंडमेंट से पहले कि ऑथर साहब भी इस एंट्री नंबर 9 में ही आते थे। यहाँ पर फोटोग्राफर, कंपोजर, आर्टिस्ट ना, इन्हीं के साथ ऑथर साहब भी आते थे और 100% आरसीएम में कवर होते थे, क्योंकि आरसीएम की एंट्री बता रहा हूँ, ये देखो 13/2017 चल रहा है और एंट्री नंबर 9 है। तो सप्लायर ऑथर है, मतलब चेतन भगत जी है, और रेसिपिएंट कौन है साहब, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। प्रोड्यूसर मतलब आप समझ जाओ आप, ठीक है वो प्रोड्यूसर। तो सामने जो प्रोड्यूसर आंटी बैठी हैं, इधर जो अंकल बैठे हैं हमारे चेतन भगत जी, इन्होंने क्या करा, इन आंटी को अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया और वो इस परफेक्टली इस एंट्री में कवर हो गए। तो अब आरसी में टैक्स कौन देगा, आंटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल देंगे सर। अब प्रोड्यूसर देगा, प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है साहब वो देगी, जिसने भी प्रोड्यूस करा उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने देखा था दोस्त फोटोग्राफर का, याद है ना, कि अगर फोटोग्राफर है और किसी को पसंद आ गया, वो उस फोटोग्राफ को अपनी मूवी में यूज करना चाहता है तो कर सकता है, उस वीडियो को अगर वो अपनी मूवी में यूज करना चाहता है तो कर सकता है। उसी तरीके से म्यूजिक होता है दोस्त। आज मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, मैंने क्या करा साहब, गिटार पे ट्यून निकाली, एक एक स्पेशल ट्यून जो कॉपी नहीं है, जो आज से पहले निकली नहीं है, एक बिल्कुल ओरिजिनल मेलोडी क्रिएट करा मैंने, ठीक है। और उस ओरिजिनल मेलोडी को मुझे ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है साहब, ए आर रहमान साहब। मैं चाहता हूँ नाम पे मेरे ही रहे, कॉपीराइट मेरे नाम ही रहे, बट उसको मूवी में यूज करा जाए। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट करूंगा, ये सर्विस दूंगा किसको, ए आर रहमान साहब को। वो कौन है साहब, वो है म्यूजिक कंपनी, जी म्यूजिक कंपनी, आपने देखा हो तो, टी सीरीज, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, हम छोटे लोग हैं साहब, हमने एक मेलोडी बना दी तो क्या जीएसटी में ले लोगे? एक किताब लिख दी साहब, तो क्या जीएसटी में ले लोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन साहब कभी कभी ऑथर बड़ा हो जाता है, कभी कभी ऑथर भी कौन हो जाता है, बड़ा आदमी हो जाता है। जैसे चेतन भगत जी साहब, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है साहब। देखो एक होता है छोटा मोटा ऑथर है, एक किताब लिख दी, दो किताब लिख दी, ठीक है, ठीक ठाक चल गई वो किताब, ठीक ठाक हमने कमा लिया। बट साहब अगर आपकी किताब पे पिक्चरें बन रही हैं, एक के बाद एक आप पिक्चरें बना रहे हो अपनी किताब के ऊपर, इतना पैसा कमा रहे हो आप, तो साहब इसलिए आपके लिए एक ऑप्शन देना पड़ेगा। आपको हम 100% आरसीएम में नहीं रख सकते, वैसे तो आपको आरसीएम में रखी है, बट आपको एंट्री 9 से निकालकर आपको एंट्री 9A में डाल दिया। ये देखो बेटा, ऑथर को, सिर्फ ऑथर को ना, फोटोग्राफर को नहीं डाला, म्यूजिक कंपोजर को नहीं डाला, आर्टिस्ट वगैरह किसी को नहीं डाला, सिर्फ ऑथर के लिए एक अलग से एंट्री बनाई। बोला अगर सप्लायर ऑथर है, अगर सप्लायर ऑथर मतलब चेतन भगत जी है, और पब्लिशर, पब्लिशर किताब छापने वाला सा लोकेटेड कहां पर है, टैक्सेबल टेरिटरी में। बोलो बेटा, लोकेटेड कहां पर है, टैक्सेबल टेरिटरी में। वो तो खैर टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तभी खेल लगेगा सारा का सारा जीएसटी का। तो हमने बोला साहब ऑथर ने अगर पब्लिशर को सर्विस दी तो आरसीएम। अरे तो सर पहले भी तो, हाँ हाँ तो सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो यार। सर पहले भी आरसीएम था, अभी भी आरसीएम है, तो फिर ये सब 9A क्यों करा फिर अलग से, इसको यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ क्यों शिफ्ट करा? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्रोवाइजो डाल दिया, ढंग से पढ़ो, ये देखो प्रोवाइडेड दैट। और बेटा जहां प्रोवाइजो आता है ना, वहां मजा आता है, क्योंकि सारा खेल ही प्रोवाइजो से खेला जाता है। और प्रोवाइडेड डेट में क्या बोला दोस्त, इतनी इतनी छुरी पड़नी पड़ेगी। इधर आओ, इधर आओ सबके साथ। बेटा एक्सक्लूसिव डायग्राम,
हमेशा की तरह। ये देखो बेटा, ये थ्योरी पढ़ेगी आज तक मैंने अपने किसी बच्चे को? हाँ पढ़ाता हूँ, रेगुलर क्लास में रीड करना सिखाता हूँ, लॉ को पूरा करता हूँ सब, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है? आ जाओ आ जाओ। प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी टेकन। पहली कंडीशन कि साहब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का। ऑथर आप बड़े हो ना, क्यों फालतू में आरसीएम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप? बताओ। आप चेतन, आप क्या छोटे मोटे ऑथर हो? तो ठीक है, फिर तो 9A आपके लिए है, पहले 9 थी अब 9A कर दी। अभी भी आरसीएम में हो, आरसीएम से हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकाला, सिर्फ एक ऑप्शन आरसीएम के अंदर ही इंसर्ट कर दिया प्रोवाइजो डालकर, और बोला कि चाहो तो, अगर आपको लग रहा है आप 20 लाख के ऊपर हो तो चाहो तो रजिस्ट्रेशन ले लो, और साहब एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और प्लस इनवॉइस पे लिखकर पब्लिशर को बता दो कि साहब आई एम एलिजिबल फॉर फॉरवर्ड चार्ज, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहता हूं, मैं एलिजिबल हूं फॉरवर्ड चार्ज के लिए, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है और डिक्लेरेशन भी फाइल कर दिया है। क्यों साहब लिख के बताना क्यों जरूरी है इनवॉइस पे? भाई साहब उसने आरसीएम में पे कर दिया, तो क्योंकि आप तो आरसीएम में कवर्ड होते हो। पब्लिशर क्या सोचेगा? ऑथर है, ऑथर मेरे को कॉपीराइट की सर्विस दे रहा है, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट या फिर परमिटिंग द यूज ऑफ कॉपीराइट, ठीक है तो मैं तो आरसीएम में पे कर देता हूँ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जैसे वो इनवॉइस देखेगा और इनवॉइस पर मेंशन्ड देखेगा कि अच्छा ये फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है, तो फिर वो आरसीएम में नहीं देगा। इसलिए आपको इनवॉइस में भी ये डिक्लेरेशन देनी जरूरी है। तो क्या तीन चीजें देखी बेटा, सिंपल सी तीन कंडीशन, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। पहली कंडीशन थी साहब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। दूसरा बेटा एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, ये डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को फाइल करनी है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता हूँ टैक्स। आपने मुझे रिवर्स चार्ज में रखा, थैंक यू सो मच, बट मैं फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं वैसे भी रजिस्टर्ड हूँ, मैं वैसे भी रजिस्टर्ड हूँ। और तीसरा साहब आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस किसको दोगे आप? पब्लिशर को, सप्लायर, क्योंकि आप कॉपीराइट हो तो आप सप्लायर हो, तो आप रेसिपिएंट को, जो आपको पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा, उसको इनवॉइस पे लिख कर दो। इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर तो इशू करता है। बट एक चीज और यहाँ पे लिख दी साहब, और वो ये लिख दी कि अगर ऐसा ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया मेरे भाई, अगर ऐसा ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया मेरे भाई, तो एक साल तक बाहर नहीं आ पाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे हो, आ जाओ फटाफट से। ही शैल नॉट विड्रॉ the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option। क्या नहीं बात बताई मैंने? बहुत भयंकर पढ़ा दिया मैंने साहब। क्या था इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अमेंडमेंट बहुत सिंपल होते हैं दोस्त। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है। आ जाओ। अच्छा अंडर आरसीएम तो अभी भी है, इसलिए मैंने बोला ना अंडर आरसीएम तो अभी भी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। डायग्राम में मजा आ जाए तो कमेंट करके बता देना सर कि आपके डायग्राम बहुत अच्छे हैं। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा कंपोजिशन वाला, यार उसमें एक डायग्राम के अंदर मैंने पूरा कंपोजिशन लपेट दिया, पूरा कंपोजिशन लपेट दिया रूल्स के साथ। वो डायग्राम अगर आप करके जाते हो सर एग्जाम से पहले, तो मैं कह रहा हूँ क्या तो टाइम लगेगा, 10 मिनट। 10 मिनट में आपका पूरा कंपोजिशन रिवाइज हो जाएगा दोस्त, देख लो आप। ठीक है, सेक्शन 10 पूरा रिवाइज हो जाएगा दोस्त, कंडीशंस के साथ। आपको कोई सब सेक्शन 2 पढ़ के, सब सेक्शन 3 पढ़ के, सब सेक्शन 4, फिर रूल 3, रूल 5, कोई झंझट नहीं रखनी सर, कोई झंझट नहीं रखनी। ठीक है, रूल 6 वगैरह की आपको सिर्फ डायग्राम देखना है। आ जाओ वापस आ जाओ। टैक्स इज टू बी पेड बाय दीज कंपनीज। तो आरसीएम में है अगर, तो दिक्कत की बात नहीं साहब, आरसीएम में है तो आरसीएम में रहोगे। लेकिन अगर चाहो तो तीन कंडीशन फुलफिल करो और टैक्स भरो। लेकिन ध्यान रखना एक बार अगर ऑप्शन ले लिया तो एक साल तक बाहर नहीं आ सकते। बस इतना सा अमेंडमेंट था साहब, और कोई अमेंडमेंट था ही नहीं, और कोई अमेंडमेंट था ही नहीं। आरसीएम में है, अभी भी है, पहले भी था। सिर्फ ऑथर को बाहर निकाला, वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सिर्फ ऑथर को बाहर निकाला, ऑप्शन दिया ऑथर को कि भाई फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है क्या? हाँ देना है। तो कुछ भी मत कर, रजिस्ट्रेशन करा, डिक्लेरेशन फाइल कर और अपनी इनवॉइस पर बता दे, और एक साल के लिए इस ऑप्शन में ही रहना, बाहर ना निकलना। खत्म हो गया साहब। क्या खत्म हो गया? अमेंडमेंट खत्म हो गया। किसका अमेंडमेंट खत्म हो गया साहब? 9(3) का अमेंडमेंट। 9(3) का जो ऑथर वाला अमेंडमेंट था वो खत्म हो गया। अब आता है बात 9(3) में एक और नई एंट्री के ऊपर आपके पास में बेटा सर्कुलर है। सर्कुलर भी है और एक एंट्री भी है। देखो मैं आपको दिखाया था, पहले एक बार बियर आप देख लो ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। ये देखो बेटा, ये बेटा आपका ये रहा 15। कौन सा? एंट्री नंबर 15। क्या लिखा है? क्या लिखा है छोड़ो, तुम एंट्री नंबर 15 देख लेना। अब आ जाओ बेटा, बेयर तो बाद में रीडिंग करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो ले लो। अपन पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मैं सारी चीजें एक साथ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बाद में रीडिंग कराता हूँ तो बच्चे को आनंद ही अलग आता है कि हाँ सर ये भी आपने बोला हुआ और ये भी आपने बोला। बाद में लगता है कि जो भी समझाया वो तो जादू था, है ना। आज हमारे पढ़ते हैं, अब मेरी बात को आराम से सुनो। एंट्री नंबर 15 कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 15 बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। क्या है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल।
और मैं अगर और भी ज्यादा अच्छे से बोलूं तो मैं बोलूंगा सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। क्या? सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे मेरे को कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। हेडिंग समझ में आ गई साहब, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। क्या दिक्कत है इसके अंदर, मुझे समझाओ। सप्लायर कौन है? इधर आओ। सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है ना? अब मेरे सारे बच्चे बोल रहे साहब सप्लायर होगा जिसका गाड़ी का धंधा होगा, गाड़ी रेंट पे देने का धंधा होगा। यानी साहब मेरे पास बोलेरो भी है, मेरे पास कारें भी हैं, मेरे पास एक्सयूवी है, मेरे पास ट्रैवलर भी है, मेरे पास जीप भी है, मेरे पास बसेस भी है। और इन सबको साहब में रेंट पे देने का काम करता हूँ। इन सबको मैं क्या करता हूँ साहब? रेंट पे देने का काम करता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा काम है, इसमें कोई झंझट की बात है क्या? कोई झंझट की बात नहीं है, ठीक है। इनको सबको मैं रेंट पे देने का काम करता हूँ। अब हुआ क्या साहब कि मैंने इनको रेंट पे दिया, रेसिपिएंट आर मतलब रेसिपिएंट, और बदले में मुझे कंसिडरेशन मिला। कोई दिक्कत साहब? ये तो बिल्कुल वही है जो हमेशा हर बार होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा दोस्त? गवर्नमेंट ने इस बार समझने की कोशिश करी। गवर्नमेंट ने समझा, और गवर्नमेंट ने ये समझा कि सप्लायर ऐसी इंडस्ट्री में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है साहब? एक तो बड़ा हो सकता है साहब, बिग, और एक हो सकता है साहब स्मॉल। स्मॉल को मैं अभी आपको समझाऊंगा, देखना। स्मॉल यू समझ लो आप, मिडल मैन। कौन? मिडल मैन, बिचौलिया। कौन बेटा? बिचौलिया। अच्छा, बिचौलिया, हाँ। बड़ा मैं किसको कह रहा हूँ पता है? अभी मैंने इतने सारे नाम लिए ना, मेरे पास ट्रैवलर भी है, मेरे पास एक्सयूवी भी है, कारें भी है, देयर डिफरेंट कार्स, एंड आई हैव अ बसेस आल्सो। तो काफी बड़ा काम है साहब, रेंटिंग का काफी बड़ा काम है। जो आपको चाहिए वो आपको रेंट पे मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गई बात। उस इंसान की अगर बात करो तो मुझे बताओ, उस इंसान का क्या छोटा मोटा ऑफिस होगा क्या? बताओ सारे बच्चे बताओ। नहीं सर, उसका तो बड़ा ऑफिस होगा। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप, कारें वारे हैं, ये है वो है, तो बड़ा ऑफिस होगा साहब। कंप्यूटर वम्प्यूटर भी लगे होंगे, बढ़िया एम्प्लॉयज वगैरह भी रख रखे होंगे। हो सकता है एक ही स्टेट में एक ही सिटी में दो तीन आपके ऑफिसेस हो सकता है दूसरी सिटीज में भी आपके ऑफिसेस हो। बड़ा काम हो आपका, एक स्टेट के अंदर काफी सिटीज में आपके ऑफिसेस हो। ऐसे केस में बेटा क्या होगा, आप समझने की कोशिश करना। ऐसे केस में ये होगा कि पीछे से काफी सारा इनपुट आ रहा होगा, पीछे से काफी सारा इनपुट और इनपुट सर्विस आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लंच करा रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को, या फिर नाश्ते वगैरह कराता हूँ, गिफ्ट्स वगैरह देता हूँ अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अच्छे से काम करें। इसके अलावा दोस्त हो सकता है कि मैं एएमसी लेता हूँ, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने कंप्यूटर्स के लिए कर रखा है, क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर होंगे दोस्त। अब हर एम्प्लॉय के लिए अपना एक कंप्यूटर होगा ना। ट्रेसिंग करते होंगे कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, प्लस रिपोर्ट्स बनाते होंगे, कम्युनिकेशन करते होंगे, मोबाइल फोन्स भी खरीद रखे होंगे मैंने। तो मैंने कंप्यूटर्स खरीद रखे हैं, मोबाइल फोन्स खरीद रखे हैं, यानी कैपिटल गुड्स भी है मेरे पास, इनपुट भी है। मैं क्लीनिंग की, इतने सारे ऑफिस साफ होते होंगे, साफ रोजाना के रोजाना, तो मैंने क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो मेरे को क्लीनिंग सर्विस भी मिलती होगी। बोलो बेटा, मुझे पीछे से क्लीनिंग सर्विस भी मिलती होगी। मैंने बोला ना बड़ा हूँ मैं, बड़ा बिजनेस है था, बहुत सारा ऑफिस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा 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 अच्छा, आपका बड़ा बिजनेस है, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी दोस्त, ठीक है। आप क्रेडिट छोड़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब आपको सारा का सारा क्रेडिट देंगे, आपको सारा का सारा क्रेडिट देंगे, बस आप आउटपुट टैक्स जो है ना, मतलब जो लोगों से आप कंसिडरेशन के साथ जो टैक्स लोगे साहब, वो ले लो साहब आप 6% से। किससे ले लो बेटा? 6% से। बेटा 6% जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सीजीएसटी का है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी इज 12, तो 6 + 6 लिख लो बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। 12%। तो गवर्नमेंट ने रेट कितना रखा बेटा? 12% का रेट रखा। और 12% का रेट रखे गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोली, और वो ये बोली साहब कि आप एक काम करो, 12% से टैक्स दे दो। कितने परसेंट से टैक्स दे दो? 12% से टैक्स दे दो, और सारा आईटीसी ले लो पीछे से। ऑल इनपुट विल बी अवेलेबल, इनपुट पे हो, इनपुट सर्विस पे हो, कैपिटल गुड्स पे हो, ऑल आईटीसी ऑन योर इनवर्ड सप्लाई इज अवेलेबल टू यू। यू आर ऑल द वे एलिजिबल टू क्लेम ऑल द आईटीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? बड़ा आदमी है, हाँ, बहुत बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, मोबाइल फोन होंगे बेटा, एसी भी लगा रखा होगा, कारें वारें सब हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। तो कारों पे भी आईटीसी मिलेगा साहब, कारों पे भी आईटीसी मिलेगा। सोच के देखो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के लिए अगर कार का यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बस का यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ब्लॉक्ड क्रेडिट में नहीं आएगा वो, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहा हूं तो नहीं आएगा। तो दिक्कत नहीं है, अगर 13 से कम भी कैपेसिटी है तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में डाला हुआ है। क्या
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की अगर टैक्सेबल सप्लाई दोगे तो चलेगा। अगर आप उसी को कार को आगे बेचने के लिए खरीद रहे हो तो चलेगा। बहुत सारे एक्सेप्शन 17(5) में दे रखे हैं। 17(5) अभी अपन पढ़ नहीं रहे, उसके लिए अलग से लेक्चर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। मैंने क्या बोला था कि मेरे पास आईटीसी लेने के लिए बहुत सारी है, मेरे पास मेरे कैपिटल गुड्स हैं, मेरे पास मेरे कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज भी लेता हूँ, सब क्लीनिंग सर्विस लेता हूँ, तो मेरे पास आईटीसी लेने के लिए बहुत सारा है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको आईटीसी बहुत सारा लेना है तो आपको आईटीसी सारा का सारा दे देंगे, बस रेट 12% का कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात साथ ही और बोली कि साहब कुछ लोग होते हैं पता है कैसे, गवर्नमेंट ने उनको भी ध्यान में रखा। जो होते हैं पता है कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कुछ जने होते हैं बिचौलिए, मिडल मैन, वो क्या करते हैं पता है, वो सिर्फ ये ध्यान रखते हैं किसको कहाँ पे जाना है, किसको गाड़ी की जरूरत है, वो उन सबसे कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं। तो क्या होता है, जैसे मुझे गाड़ी की जरूरत है तो यार मैं कंपनी को थोड़ा जानता हूँ कि कौन सी कंपनी है, किस बंदे के पास कार है क्या नहीं है, मैं तो एक मेरा फ्रेंड है उसको जानता हूँ। और मैं मेरे फ्रेंड को फोन करके बोलता हूँ यार फैमिली के साथ एक टूर करने जाना है, तो यार गाड़ी मिलेगी क्या। तो वो क्या करता है पता है, उसको आगे से आगे कॉन्टेक्ट है सबके साथ, वो एजेंट है, तो वो आगे फोन मिलाता है, पता करता है कार अवेलेबल है, एक्सयूवी अवेलेबल है, ट्रैवलर अवेलेबल है, और हाथों हाथ मुझे अवेलेबल करवा देता है। समझे, यानी साहब उसने आगे काय की सर्विस दी, इस मिडिल मैन ने मुझे जो सर्विस दी वो काय की सर्विस दी बेटा, ये देखो ये मुझे सर्विस दी, काय की सर्विस दी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी। मुझे गाड़ी चाहिए थी, उसने मुझे गाड़ी लाके दी पेट्रोल के साथ, किलोमीटर बेसिस पे, आपको सबको पता होगा किलोमीटर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है साहब, इतने किलोमीटर के इतने रुपए, ठीक है, 8.5 रुपए 9 रुपए के हिसाब से वो रेट होता है, वो सेट हो जाता है, ठीक है, पर किलोमीटर का। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल के साथ अलोंग विद फ्यूल, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको ये लिखी हुई मिलेगी, द कंसीडरेशन इन द फ्यूल चार्जेस इज इंक्लूडेड। हमने कहा ठीक है। तो क्या हुआ साहब, इसने मुझे क्या की सर्विस दी, बोलो सारे बच्चे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। बेटा इसने पीछे से ली भी क्या की सर्विस, इसने पीछे से ली भी क्या की सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्योंकि पीछे से मोटर व्हीकल इसने रेंट पे ली और आगे मेरे को दे दी। मेरा फ्रेंड जो था उसको मैंने फोन करा, उसने क्या करा, पीछे से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस ली और आगे मुझे वही की वही सर्विस चिपका दी। मिडिल मैन है, बीच में कमीशन खा गया। बीच में क्या खा गया साहब, बीच में ये भाई साहब कमीशन खा गए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस ली और वही सर्विस मेरे को दे दी। अब मुझे एक बात बताना, अच्छे से बताना, समझा अगर आपने है इस कॉन्सेप्ट को अभी तक, तो मुझे बताना इसके कितने ऑफिसेस होंगे, इसके पास कितनी गाड़ियां होंगी, ये कौन सी क्लीनिंग सर्विसेज ले रहा होगा, बोलो सारे के सारे, ये कौन सी क्लीनिंग सर्विस ले रहा है, इसके पास कौन सा कोई गोदाम भरा पड़ा है साहब, इसको कौन सी आईटीसी लेनी है, इसको तो सिर्फ एक आईटीसी लेनी है, पता है किस पे, ये जो इसने सर्विस ली ना पीछे से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, जिसपे उस कंपनी ने जिसने इससे ये सर्विस दी उसने टैक्स वसूला होगा इससे, तो इसको तो वो वाला आईटीसी चाहिए। और आगे जो ये मेरे से टैक्स वसूल रहा है, क्योंकि मैं तो कंपनी को जानती नहीं, इनवॉइस तो ये बना के देगा मेरे को, इनवॉइस तो मेरे को ये बना के देगा, इसका काम ही यही है। ये मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ध्यान रखता है जिनको गाड़ी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की जरूरत है, इसको ट्रैवलर चाहिए, स्कूल वगैरह को चाहिए होती है, फिर पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उस पर्पस के लिए हो गई, या फिर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, जैसा भी है पर्पस कुछ भी हो, लेकिन अपन को क्या देखना है कि ये इंसान को पीछे से बहुत सारा आईटीसी चाहिए कि सिर्फ एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आईटीसी चाहिए बेटा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पीछे से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस ली और इधर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी। हाँ बात तो सही है, इसको ज्यादा आईटीसी नहीं चाहिए, इसके पास कोई ज्यादा कंप्यूटर वंप्यूटर नहीं होंगे, इसके पास कोई फालतू का कमीशन, मतलब मोटर व्हीकल वगैरह भी इसके खुद के नाम पर नहीं होगी, ये तो पीछे से मोटर व्हीकल ला रहा है और आगे को मोटर व्हीकल दे रहा है। बोलो, हाँ सर समझ में आ गई बात। तो बेटा ऐसे इंसान को बोला कि तेरे को पीछे से आईटीसी किसी और चीज का नहीं देंगे इसके अलावा, सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस का, उसके अलावा कुछ अगर तू लेकर आ रहा है तो तेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे से रेट सिर्फ 2.5% का कर दिया इसके लिए, आगे से रेट सिर्फ 2.5% का कर दिया, 2.5 प्लस 2.5, 2.5 में सीजीएसटी एक्ट का बोल रहा हूँ, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5%। तो बेटा रेट इसके लिए कितना कर दिया बेटा, 5% का। यहाँ पर रेट कितना था बेटा, मुझे बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे रेट कितना था साहब, 12% का, ये देखो यहाँ पर रेट 12% का था, तो आईटीसी पूरा दिया, बट यहाँ रेट कितने का कर दिया बेटा, 5% का। तो आईटीसी कितना दिया साहब, सिर्फ सेम लाइन का, सिर्फ सेम लाइन का, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, पीछे से जो चीज ला रहे हो आगे दे रहे हो, पीछे का क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस ना बन जाए। हम सब जानते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है बेटा, बोलो आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, बहुत कम। आउटवर्ड सप्लाई में जो टैक्स होता है वो बहुत कम होता है सर, रेट बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5% रेट और पीछे से टैक्स 12% देकर आ रहा हूं सर, तो एक्स्ट्रा आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो 5% के हिसाब से क्या ही बनेगी, और 12% के हिसाब से अगर मेरा क्या आ रहा है, आईटीसी आ रहा है, तो डेफिनेटली सेट ऑफ कराने के बाद भी बचेगा।
और अगर बचेगा तो क्या बनेगा, एक्यूमुलेशन बनेगा, वो चीज इकट्ठी होगी, पाइल अप होगी और पड़ी रहेगी, फिर मैं रिफंड मांगूंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी झंझट बढ़ेगी। तो एक काम करो, रेट ही कम कर दो बेटा, रेट ही कम कर दो। रेट ही क्या कर दिया, 12 का 5, 12% यहाँ था, यहाँ 5% ही कर दिया, और बोला आईटीसी जो है वो सारा का सारा हटा दो, क्योंकि आईटीसी भी कम तो रेट भी कम, सेट ऑफ हो जाएगा, बच जाएगा, खेल खत्म, रिफंड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ साहब, ऐसा है क्या कि सिर्फ बिचौलिए ही आएंगे? नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट करके दी, बिग और स्मॉल की। हाउएवर द रेट इज ऑल द वे एन ऑप्शन, इज ऑल द वे ऑप्शन। आपके पास रेट हमेशा क्या है बेटा, ऑप्शन है। बिग स्मॉल का तो सिर्फ एक केस क्रिएट करा मैंने समझाने के लिए, ठीक है। बाकी जो चाहे वो उस रेट में आ सकता है, बड़ा आदमी भी चाहे कि मुझे 5% में जाना है तो वो जा सकता है, बट हालांकि नुकसान उसका ही होगा, और मुझे नहीं लगता कोई इंसान नुकसान करेगा। तो प्रैक्टिकली जो मैंने आपको समझाया वो बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बड़ा आदमी कौन और छोटा आदमी कौन। लॉ ने तो दो रेट दी और साफ बोल दिया कि 5% वाली लोगे तो सेम लाइन का आईटीसी देंगे, और 12% वाली लोगे तो पूरा का पूरा आईटीसी देंगे। समझ रहे हो, लॉ में तो ऐसे लिखा हुआ है। अब दिखती बात है, कॉमन सेंस की बात है, जो मैंने समझाया वही होगा साहब। जिसको ज्यादा आईटीसी चाहिए वो 12% में जाएगा, वो इतना सारा आईटीसी बर्बाद क्यों करेगा अपना, क्यों अपने कैपिटल गुड्स पर आईटीसी छोड़ देगा। और यहाँ पर दिखती बात है, छोटा आदमी ये कहेगा मेरे को आईटीसी और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को सेम लाइन का चाहिए, सेम लाइन का मिल रहा है, तो मैं फालतू में लोगों से ज्यादा टैक्स क्यों कलेक्ट करूँ, फालतू में अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं। लोगों को टैक्स देने में जो आएगा ना 12% से, सोच के देखो। हाँ सर, बात तो सही है, और वही बात बेटा आपके यहाँ पे लिखी हुई भी है। वही बात, ये देखो ये लिखी हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, अच्छे अच्छे, ये देखो, ये बेटा ये देखो क्या लिखा मैंने, अच्छे से पढ़ेंगे, देखो ये रहा, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग आरसीएम ऑन सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, क्या लिखा बेटा, लिखा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन। ये मैंने आपको समझाया, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल मतलब किलोमीटर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बेटा देखो क्या बोला, 2.5%, और बेटा बोला देखो क्या बोला, और 6%। सर 6% दब गया, हाँ हाँ, आ रहा है सब आ रहा है सब। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, हाँ सर थोड़ा और ऐसे सेट करो ना, कुछ करता हूँ बेटा, एक सेकंड आपके लिए सब करेंगे था। अब ठीक है, अब ठीक है सर, हाँ अब ठीक है, एकदम परफेक्ट काम कर दिया सब आपने, आ जाओ। तो 2.5% बेटा 6%, 6% में क्या लिखा है, सारे बच्चे पढ़ के बताएंगे, मुझे सबको पढ़ना आता है। नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, पूरा क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन बेटा 2.5% में क्या लिखा, देखो 2.5% में लिखा, क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड हैज नॉट बीन टेकन, हाउएवर आईटीसी विल बी अवेलेबल। पहली बात तो आईटीसी देंगे ही नहीं, बट दे देंगे, दे देंगे, दो जगह दे देंगे। कहा दे देंगे बेटा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स इन अ मोटर व्हीकल। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, रेंटिंग की सर्विस ली, रेंटिंग की सर्विस दी, आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल। सर कैपिटल गुड्स मिल जाएगा ना, मिलेगा सर, सर इनपुट पे नहीं मिलेगा सर, बाद भी मत करना। अभी अभी समझाया ना, हाँ मेरे बच्चे समझदार बच्चे, अभी भी समझाया सब, बात भी मत करना, और किसी आईटीसी की बात मत करना। और आपको सोच के देखो कि ये ऑप्शन कौन अवेल करेगा, और है देखो, और का मतलब होता है ऑप्शन, या तो 6% में आ जाओ या फिर 2.5% में आ जाओ। आप खुद सोच के देखो साहब, 2.5% वाला अवेल कौन करेगा, जिसको पीछे से आईटीसी ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि जिसके आगे टैक्स बनेगा, मुझे बताओ, पीछे से इतना सारा आईटीसी में छोड़ रहा हूँ, क्या फायदा मेरे को, क्या फायदा, कोई फायदा है क्या, नहीं सर, नुकसान मेरे ही होगा। तो मैं अपने आप ही 6% ऑप्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है साहब पीछे से बहुत सारा आईटीसी आएगा, सेट ऑफ करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी सर, छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को और भी चीजों में आईटीसी मिलता है, सिर्फ सेम लाइन वाला नहीं, मुझे और भी चीजों में आईटीसी मिलता है, और मैं नहीं चाहता मेरा कॉस्ट का पार्ट बने से। क्योंकि देखो जो भी इंसान आईटीसी छोड़ देगा, सब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बना दिया। अच्छा मुझे एक बात हो बेटा, कि अगर आप टैक्स पे करके आते हो, अगर आप टैक्स पे करके आते हो, और जो टैक्स पे आप करते हो, उस टैक्स पे का कैशबैक आपको ना मिले, यानी कैशबैक, मैं प्यार से कैशबैक बोलता हूँ दोस्त आईटीसी को, आईटीसी आपको ना मिले तो क्या होगा, 100 रुपए की चीज है, हाँ साहब, 10 रुपए टैक्स दे दिया, हाँ साहब 110 रुपए। अब अगर इस 10 रुपए का आपको वापस कैशबैक नहीं मिला, तो आपका तो 110 ही कॉस्ट होगी ना, आपकी तो कॉस्ट ही 110 होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि अगर मैं आईटीसी, इतनी सारी आईटीसी छोड़ दूंगा, मेरी इतनी सारी ऑफिस, मैंने बताया ना ऑफिस लगा रखा है, गाड़ियां ले रखी है साहब, क्लीनिंग सर्विस ले रखी है, एएमसी करा रखी है कंप्यूटर्स की, सबका आईटीसी छोड़ दूंगा तो सबका आईटीसी मेरी कॉस्ट का पार्ट होगा, तो वो भी कोई नहीं चाहेगा। देखो प्रैक्टिकली मैंने पूरा समझा दिया जिस तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साहब की बात क्या है। बात ये है, अब आप लोग सोच रहे हो कि साहब कॉन्सेप्ट तो समझा दिया आपने, रेट की बात तो समझा दी, बट नोटिफिकेशन तो 9.3 चल रहा था,
नोटिफिकेशन तो 93 वाला चल रहा था सब, बात तो आरसीएम की चल रही है। आरसीएम जैसा तो अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं। टॉपिक आरसीएम का चला रहे हो और समझा आप रेट वाला चैप्टर रहे हो। तो बेटा मैं तो देखो पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो अपन ने अभी क्या समझा, रेट वाला चैप्टर समझा, और अब यहाँ से मैं आपको आरसीएम से कनेक्ट करूंगा, देखना कैसे कनेक्ट करूंगा। एक एक केस बना के समझेंगे साहब। प्यारे बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे, अच्छे बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा पानी पी लो, पानी थोड़ा सा आप भी पी लो, फटाफट आप भी पानी पी लो, थोड़ा सा मैं भी पानी पी लेता हूँ ना। अरे प्यारे बच्चों आ जाओ, ठीक है। केस नंबर 1, बस बस बस, अपने 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 सब बोतल रख दो अपने अपनी, है ना, सबने पानी पी लिया, आ जाओ। बेटा जब भी अपने कमरे में सेपरेट की पढ़ाई करो, देखो बेटा मैं हमेशा कहता हूँ, सीए का बच्चा अगर है तो सीए के बच्चों को बेटा हमेशा पहली बात तो सबके बीच में बैठ के पढ़ाई होती नहीं दोस्त। ये गलत फहमी दिमाग से निकालो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अलग से कमरा बंद कर कर ही पढ़ाई करनी होगी। सब गर्मी लगती है कमरा बंद करने पर। बेटा देखो अगर नवंबर अटेम्प्ट है तो कमरा बंद किया जा सकता है क्योंकि ठंड आ जाती है। हालांकि अगर वही अटेम्प्ट है तो दोस्त मैं मानता हूँ थोड़ी गर्मी रहती है, तो कमरा बंद मत करो साहब, कमरा खुला रख लो लेकिन कमरा सेपरेट रखो। उस कमरे में किसी को मत घुसने दो। आपको पता है मैं पीयूष गोयल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। किसका? पीयूष गोयल जी का एक इंटरव्यू। मुझे पता है मैं क्लास में बातें करने लग गया, छोटी सी बात करूंगा बस, ठीक है। मैं पीयूष गोयल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, और उस इंटरव्यू में पता है उन्होंने क्या बोला? माई मदर इज इवन नॉट अलाउड टू एंटर इन टू माई रूम व्हेन आई एम स्टडी। जब मैं पढ़ता हूँ तो साहब मेरी मम्मी, जिसे हम प्यार से माँ बोलते हैं, वो भी अलाउड नहीं है कमरे में एंटर होना। बताओ। ऑल इंडिया रैंक सेकंड था उनका सीए फाइनल के अंदर। मैं पीयूष गोयल की बात कर रहा हूँ जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी रेलवे और कॉमर्स मिनिस्टर है। उन्होंने क्या बोली ये बात? उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली कि जब मैं सीए फाइनल में था साहब, तो मैं जब पढ़ता था तो मेरी मम्मी मेरे कमरे में एंटर नहीं होती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना साइलेंस और कितना पीस चाहिए होता है इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इट इज नॉट अ जोक। मतलब कुछ टीचर बोलते साहब आप रेलवे ट्रेवल कर रहे हो तो आप पढ़ लो। मेरे को समझ में आता बेटा रेलवे ट्रेवल करते करते बच्चे कैसे पढ़ लेगा हालत में? बताओ कैसे पढ़ लेगा? कोई मजाक है क्या? देखो अगर आपका कंसंट्रेशन पावर या कंसंट्रेशन लेवल अलग है, बिल्कुल हटके है दूसरे लोगों से। आपके तो साहब मैं तो भीड़ भड़ाके में शोर शराबे में पढ़ लेता हूँ तो बात अलग है, यू आर इन द एक्सेप्शन। बट अदरवाइज यू नीड साइलेंस एंड यू नीड पीस। तो ये बातें होती है ईयरफोन डाल के पढ़ाई कर लो, ईयरफोन डाल के मेरी आवाज सुन लो, याद हो जाएगी, ये हो जाएगा। बेटा हाथ चलाना पड़ता है, ये सीए है, ये बीकॉम एमकॉम नहीं सब जो कान में ईयरफोन डाल के मेरी आवाज सुन लो और आपको याद हो जाएगा। गजब है साहब। आप भगवान हो क्या जो आपकी बोली की बात कान में ईयरफोन डाल के सुनने के तो याद हो जाएगी? सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यार। मैं तो कहता हूँ थियरी भी थियरी नहीं होती, प्रैक्टिकल होता है। हाथ से तो इसका आप कैसे पास कर लोगे? इसका का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है साहब। फिर तो थियरी सब्जेक्ट ऑडिट। अब आप क्या सोचते हो आप ऑडिट केवल पढ़ने से पास हो जाओगे? बेटा ऑडिट की कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट की पेपर आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो ये सारी बातें जो होती है साहब ये बेकार बात होती है। साइलेंस में पढ़ाई होगी हमेशा। हमेशा पढ़ाई कहाँ होगी दोस्त? साइलेंस में होगी। और जब भी अपने कमरे में पढ़ो दोस्त तो पानी की बोतल लेके बैठो। मैं पानी पी रहा था वहीं से मुझे बात याद आई। अब वापस आप सब्जेक्ट पे आ जाओ। अपन कहाँ पर थे बेटा? अपन यहाँ पर थे कि केस नंबर 1 अपन ने रेट समझी थी। आपने बोला था साहब आरसीएम कहाँ है, तो वही दिखा रहा हूँ कि आरसीएम कहाँ है। केस नंबर 1। आप अच्छे बच्चे हो, आप कोई भी इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, किसी भी एक बच्चे अपना नाम बता दो साहब, ठीक है। तो राहुल, ठीक है राहुल साहब। तो अपन क्या ले लेते हैं साहब? राहुल ले लेते हैं, ठीक है। तो राहुल साहब जो है वो कौन है साहब? बोलो। सप्लायर। और मैं कौन साहब? रेसिपिएंट, ठीक है। देखो साहब राहुल साहब की फोटो बना दे। हाँ सर बना दो। ये रे प्यारे हमारे राहुल साहब, अरे वाह मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है ये राहुल साहब है। ओके सर। सर आप बना ही रहे हो केस तो फिर एक काम करो ना, थोड़ा बड़ा केस बनाओ। मैंने कहा लो आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। ये है राहुल साहब और ये हूँ मैं, ये हूँ मैं। सर आपकी तो मूछें भी है, ठीक है। बेटा मूछें हैं तो मूछें एक काम करते बना लेते हैं सब, ये लो मूछें बना देते हैं, थोड़ी थोड़ी मूछें रख देते हैं। ठीक है साहब, ये लो साहब मूछें अभी, ठीक है अभी, ठीक है हाँ सर। तो ये लो ये मैं बन गया, ठीक है। अरे कॉन्सेंट्रेट करो यार पढ़ाई पे, ये सब चीजों में क्या रखा है? ये तो डायग्राम समझाने के लिए बना रहे सब आप। इधर आओ, ये कौन है सर? ये राहुल साहब है। इधर आ रहे, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है और मैं रेसिपिएंट हूँ। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। सर काय की सर्विस दे रहे हैं सर? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं सर। आपको जो चाहिए? अरे घूमने जाना है यार, घूमने जाना है इसलिए गाड़ी ले रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ ट्रिप लगाने जाना है, एक ट्रिप पे जाना है। तो क्या ले रहा हूँ साहब बताओ? इसलिए गाड़ी की सर्विस ले रहा हूँ, रेंटिंग की सर्विस। तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअल हुआ,
मेरा स्टेटस क्या हुआ, सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज माय स्टेटस, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं कॉर्पोरेट हूँ, मैं कंपनी हूँ, कंपनी के लिए गाड़ी ली मैंने, मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, बोलो बेटा मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, नहीं। सर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मैं एलएलपी हूँ, मैं लोकल अथॉरिटी हूँ, अरे सर मैं एक आम आदमी हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ साहब, गाड़ी चाहिए, आई एम प्रोपराइटर भी नहीं हूँ साहब, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, बोलो बेटा इंडिविजुअल, कोई दिक्कत नहीं था, इंडिविजुअल हूँ। सर ये क्या हो गया, सब अंदर चला गया, अरे लो बेटा अंदर चला गया, आराम से बाहर लिख देता आपके लिए, ठीक है। हाँ सर इंडिविजुअल, लेकिन आप पता है कौन हो, आप प्रोपराइटर हो, आप प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, किसमें बिजनेस कर रहे हो साहब, आप प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो अपना, और आपने मेरे को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी थी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी, बदले में आपने जो भी पैसा मांगा मैंने आपको दिया, कोई दिक्कत है बेटा, अच्छे बच्चे बताएंगे, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे प्यारे बच्चे बताएंगे कि सर क्या मैंने आपको टैक्स दे दिया, बोलो बेटा क्या मैंने आपको टैक्स दे दिया, हाँ मैंने आपको टैक्स दे दिया, कंसिडरेशन के साथ मैंने आपको टैक्स दे दिया, ठीक है। और मजे की बात पता है आपने टैक्स का रेट कितना रख रखा है, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आपने 12% रख रखा है, यानी आपने मेरे से कितना परसेंट टैक्स लिया होगा साहब, 12% आपने टैक्स लिया होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाकर, कितना परसेंट बेटा, 12%। ठीक है सर समझ में आ गया, पीछे से साहब आप आईटीसी भी लेकर आ रहे होंगे क्या, अच्छे बच्चे बताएंगे, हाँ पीछे से आप आईटीसी भी लेकर आ रहे होंगे, और अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सर आईटीसी पूरा मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड पूरा मिलेगा, क्योंकि आगे टैक्स 12% से ले रहा है, आगे टैक्स 12% से ले रहा है, पूरा आईटीसी मिलेगा, फुल आईटीसी मिलेगा सर, ओके। और उसके बाद पता है क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, सेट ऑफ कराएगा और बचाव गवर्नमेंट को पे कर देगा, अच्छा सर, ये लिया, ये पीछे से लिया, दोनों को सेट ऑफ कराया, और जो डिफरेंस आया वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, समझ में आ गई बात, आगे से टैक्स मुझसे टैक्स लिया राहुल ने, पीछे से राहुल को आईटीसी भी मिला होगा, इनपुट इनपुट सर्विस वगैरह का सबका, तो सेट ऑफ कराया होगा, और जो नेट बचा होगा वो ई कैश लेजर से पे कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। केस नंबर, यहां तक किसी को इस केस में किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैंने कुछ नई बात बताई क्या, नहीं सर, केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेम टू सेम सिचुएशन है बेटा, इस बार फिर से, इस बार फिर से बेटा सेम टू सेम सिचुएशन है, कौन है साहब, मैं ही हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है साहब, मुझे पूछा, इस बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, मुझे पूछो, मैं सिंपल सी बात है, कौन हूँ बोलो, मैं हूँ, अरे सर ये क्या हो गया, सिंपल सी लाइन है सर, ये रहा, ये मैं हूँ, और ये वापस हमारे राहुल अंकल है, बोलो अच्छे बच्चों, हाँ सर अच्छे बच्चे, ये कौन है, राहुल अंकल, ठीक है। इस बार फिर से क्या हुआ बेटा, इस बार फिर से देखो, मैंने कंसिडरेशन दिया होगा और राहुल अंकल ने मेरे को सर्विस दी होगी, ठीक है, ओके सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कोई दिक्कत बच्चों को किसी को भी नहीं सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी होगी, मैंने कंसिडरेशन पे करा होगा, कंसिडरेशन के साथ टैक्स भी पे कर दिया होगा, सारे बच्चे बताएंगे, हाँ सर टैक्स भी आपने पे कर दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो साहब ये टैक्स पे हो गया, ये मैंने टैक्स पे कर दिया, सर रेट कितने परसेंट है, सारे बच्चे बताएंगे साहब रेट कितना परसेंट है, मैंने बोला ऐसी बात, तो एक काम करते हैं, इस बार रेट चेंज कर दें, हाँ सर कर दो, इस बार रेट है बेटा 5%, ओ अच्छा 2.5%, हाँ 2.5%, इस बार रेट कितना बेटा, 5% रेट है, ठीक है सर, वो बताओ तो सही कौन क्या है, मैं इंडिविजुअली हूँ साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं, अरे सर कलर तो चेंज कर लो, अरे लो बेटा आपके लिए सब कर लेंगे, हाँ जी साहब मैं कौन हूँ साहब, इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, मैं कौन हूँ, मैं अभी भी इंडिविजुअल हूँ साहब, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ मेरे को ट्रिप लगाने का, लेकिन साहब ये जो अंकल है ना, ये अंकल, ये अंकल प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर थे, प्रोपराइटर ही है, कोई दिक्कत नहीं साहब, सर पीछे से आईटीसी पूरा मिलेगा कि अधूरा मिलेगा, सारे बच्चे बताएंगे, पीछे से आईटीसी पूरा मिलेगा कि अधूरा मिलेगा, बताओ ना, सर अधूरा मिलेगा, वेरी गुड, सारे बच्चों ने एक साथ बोला था कि सर रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा, क्योंकि 5% मारा है, बोलो 5% मारा है, तो आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा, पर जो नेट बनेगा सर, जो नेट बनेगा, वो नेट ही तो गवर्नमेंट को पे होगा, वो नेट ही तो किसको पे होगा साहब, गवर्नमेंट को पे होगा, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें क्या गलत है, देखो नेट ही गवर्नमेंट को पे होगा, जो ऊपर गया था, देखो इस बार भी गवर्नमेंट को जाना है, ठीक है, ये लो गवर्नमेंट, ये टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट,
ठीक है। तो आगे से क्या लिया साहब, टैक्स लिया, पीछे से रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। इस केस में किसी किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ सर, इस केस में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। केस नंबर 3 बनाते हैं साहब। ठीक है, ओके सर। अच्छे बच्चे देखेंगे सारे, मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है साहब, इस बार भी मैं वही हूँ, कोई दिक्कत नहीं साहब। और ये राहुल अंकल है। हाँ साहब, फिर से सेम टू सेम चीज हो रही है साहब, मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ, राहुल अंकल मेरे को क्या दे रहे हैं साहब, सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। क्या की बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। और मैं क्या दे रहा हूँ साहब, बोलो, कंसिडरेशन दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ साहब, कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के साथ टैक्स भी दे रहा हूँ साहब। बिल्कुल आप इस बार भी टैक्स दे रहे होंगे सर। इस बार रेट कितना है, सारे बच्चे बोलो, इस बार रेट कितना है साहब? इस बार रेट है 5% ही। इस बार रेट है बेटा 5% ही। किसी को कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार राहुल साहब बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा। इस बार राहुल साहब कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कंपनी खोल के बैठे हैं साहब। क्या खोल के बैठे हैं, अच्छे बच्चे बताएंगे साहब, कंपनी खोल के बैठे हैं। और कंपनी ने 5% में ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं कौन हूँ साहब, मैं तो इंडिविजुअल हूँ साहब, जॉब करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, जॉब करता हूँ। ठीक है, और जॉब करने के साथ साथ घूमने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, इसलिए मेरे को कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रेवलर चाहिए, तो मैंने इनसे ले ली। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कोई दिक्कत की बात नहीं साहब। कंसिडरेशन उनको दे दिया, टैक्स उनको दे दिया। पीछे से सारे बच्चे बोलेंगे, देखो मेरे बोलने से पहले ही सारे बच्चों ने इस बार बोल दिया कि सर 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 रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी, पूरा आईटीसी मिलेगा कि रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा? बोलो, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला ही आईटीसी आपको यहाँ पर मिलेगा। आर मतलब रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी आपको यहाँ पर मिलेगा, और नेट ही आप गवर्नमेंट को पे करके चलोगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुछ भी नया नहीं बताया साहब, मैं वही केस बार बार घसीट रहा हूँ। बट हर बार आपने देखा होगा कुछ चेंज हो रहा है। देखो अभी तक क्या क्या आपने पढ़ लिया, एक बार देखते हैं। जब 12% का केस हो, जब 12% का केस हो, तो आपने देखा था कोई दिक्कत थी क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं थी। जब 12% का केस था तो भी सप्लायर ही टैक्स पे कर रहा था। ठीक है सर। जब 5% का केस था और ये खुद प्रोपराइटर था और सामने भी एक इंडिविजुअल आदमी था, तब भी बेटा ये खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था, यानी फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे कर रहा था। तीसरा केस आया साहब, जहां पर क्या हुआ, रेट वही 5% का रहा, लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, लेकिन सामने साहब इंडिविजुअल ही है, तो भी साहब यही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, सप्लायर ही पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब आते हैं साहब किस पर, केस नंबर 4। मेरे साथ साथ सारे बच्चे डिस्कस करेंगे केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में क्या होगा साहब, हमेशा की तरह, ये देखो वही मैं हूँ, ओके, वही राहुल साहब है साहब। कुछ नया कर रहे हैं क्या? नहीं। इस बार क्या है साहब, मेरी बात सुनो, इस बार मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ। इस बार मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बार मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट, इस बार साहब बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। बिजनेस ट्रिप पे जाना है इस बार, फैमिली ट्रिप नहीं है साहब, इस बार बिजनेस ट्रिप है। कंपनी के लिए गाड़ी रेंट पे ले, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स वगैरह को, सबको साथ में मुझे गाड़ी में बिठाकर एक बिजनेस ट्रिप पे लेके जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने सर्विस ली बेटा, ये कंसिडरेशन दिया और ये सर्विस ली। ठीक है, ओके सर। और इस बार भी साहब मेरे को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की ही सर्विस मिली है। मजे की बात, इस बार भी मेरे को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की ही सर्विस मिली है, और मैंने कंसिडरेशन के साथ टैक्स भी दिया है साहब। मैंने कंसिडरेशन के साथ टैक्स भी पे करा है, बिल्कुल बराबर टैक्स पे करा साहब मैंने। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं साहब, रेट कितना है साहब, 5% ही रेट है। आप कौन हो, देने वाला कौन है इस बार? पिछली बार देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट था, मैं वापस बोल रहा हूँ, पिछली बार देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट था, इस बार देने वाला प्रोपराइटर। ओके, समझ में आ गई साहब बात। इस बार देने वाला प्रोपराइटर है। अब बेटा अगर देने वाला प्रोपराइटर है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है और रेट 5% है, क्या आवाज आ रही है बोलो, क्या आ रही है कि सर अब तो कुछ बदल ही दो साहब? अच्छा पहले तो बताओ मुझे यहाँ क्या मिल रहा होगा, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जी हाँ साहब, आप सब समझ चुके हो और आप सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो साहब, आरसीएम। आप सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो साहब, आरसीएम। मुझे पता है आप सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो आरसीएम है, और इस बार गवर्नमेंट को टैक्स, देखो एरो इस बार उधर से नहीं इधर से ऊपर जा रहा है। इस बार देखो किधर से ऊपर जा रहा है साहब, इस बार यहां से ऊपर जा रहा है एरो गवर्नमेंट के पास। जबकि पिछले सारे केसेस में सप्लायर ही ऊपर गवर्नमेंट को पे करके चल रहा था, लेकिन इस बार पे करके कौन चल रहा है साहब? इस बार पे करके चल रहे हैं अपने रेसिपिएंट अंकल, यानी कि मैं, क्योंकि इस बार मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ।
तो सर ऐसा क्या हो गया, समझ में नहीं आया, ऐसा क्या हो गया कि इस केस के अंदर आपको आरसीएम लग गया, इस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा साहब, ऐसा हो क्या गया? तो मेरी बात को ध्यान से देखना। केस नंबर 1 क्या था साहब, आराम से देखना। रेसिपिएंट कौन था? इंडिविजुअल। देने वाला भी कौन था? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इन द सेंस प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर ही एक आम आदमी को टैक्स दे रहा था और 12% से दे रहा था। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट सोच के देखो, गवर्नमेंट क्या मुझे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा देगी? फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ यार, इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल हूँ, फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरे से जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा देगी क्या? नहीं करो। सॉरी, गवर्नमेंट मेरे से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती साहब, ये बात तो सही है। गवर्नमेंट जबरदस्ती, मैं फैमिली ट्रिप पे जाऊँ रजिस्ट्रेशन कराऊं जीएसटी में, एक गाड़ी क्या ले ली, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा साहब, बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा। चीज समझ में आ गई? दूसरा केस था जहां पर क्या था साहब, फिर से वही चीज होगी ना, फिर से वही चीज होगी। देखो क्या हो गया, फिर से वही चीज होगी, फिर से मैं छोटा आदमी हूँ, सामने प्रोपराइटर है, अरे वो प्रोपराइटर है तो क्या हुआ, धंधा तो कर रहा है, तो वही टैक्स लेगा। तीसरा केस क्या था, फिर से वही था, मैं छोटा आदमी था, फिर से मैं छोटा आदमी था दोस्त, और इस बार भी वही था, देखो सामने बॉडी कॉर्पोरेट था, तो टैक्स तो वही लेगा ना। बट केस नंबर 4 में क्या हो गया साहब, मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं बड़ा आदमी हो गया, रेट 5% का हो गया, मैं बड़ा आदमी हो गया, रेट 5% का हो गया साहब, तो इस बार मुझ पर आरसीएम लग गया, इस बार मुझ पर आरसीएम लग गया। यानी साहब अगर मैं क्रक्स लिखूं 2 मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पर प्यार से क्या लिख दूं इस पूरे एनालिसिस का 2 मिनट में, क्रक्स लिख दूं, तो क्रक्स क्या निकल कर आया साहब, जब देने वाला कौन हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मैं बात कर रहा हूं जब सप्लायर कौन हो, जब सप्लायर हो बेटा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जब रेसिपिएंट कौन हो, जब रेसिपिएंट कौन हो, बोलो लेने वाला कौन हो, बॉडी कॉर्पोरेट। जब लेने वाला कौन हो, बॉडी कॉर्पोरेट। यानी मैंने क्या बोला, सप्लायर कौन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जो सर्विस दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट वाला नहीं है, वो छोटा आदमी है, लेकिन लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। और मजे की बात बेटा, रेट 5% है, रेट 5% पर है। अगर बेटा ये 3 कंडीशन एक साथ मैच कर गई तो बेटा आरसीएम लगेगा, तो बेटा आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बोलो मेरे बच्चों, कैसा लगा? अभी खत्म थोड़ा ना हुआ साहब, हम इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे को याद हो जाए तब तक पढ़ाते हैं, केस बना के पढ़ाते हैं, डायग्राम बना के पढ़ाते हैं, इलस्ट्रेशन बना के पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल बना के पढ़ाते हैं, जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़ते नहीं है साहब। पहले रेट समझाकर आपको भेजे में कॉन्सेप्ट डाल दिया, फिर आपको केस बनाकर समझा के क्रक्स निकाल दिया, लेकिन अभी भी मैं आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा साहब, क्योंकि अब है डायग्राम की बारी। मैंने बोला ना, अब डायग्राम की बारी, अब डायग्राम से इस चीज को पढ़ेंगे, फिर दिमाग में डालेंगे। देखो क्या लिखा है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में ध्यान रखना, अगर जीएसटी 12% से है तो बेटा ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर टैक्स पे करेगा, आंख बंद करके साफ बात ही खत्म। 12% है क्या, फॉरवर्ड चार्ज, 12% में फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। दूसरी चीज, सर 12% ये 5% है, बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है क्या, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, हाँ ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट बेटा फॉरवर्ड चार्ज, कोई दिक्कत नहीं सर, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है फॉरवर्ड चार्ज। सब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेने वाला छोटा आदमी है क्या, लेने वाला छोटा आदमी है क्या, सब देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन लेने वाला भी तो छोटा आदमी है। अपना केस नंबर 1, अपना केस नंबर 1 नहीं साहब, अपने केस नंबर 1 में तो 12% था। एक बार देखना अपना केस नंबर कौन सा लग रहा है, अपना केस नंबर लग रहा था इस बार केस नंबर 2, केस नंबर 2, जहां पर वो भी छोटा मैं भी छोटा और रेट 5% का। अब आप इस डायग्राम पर आ जाओ, जहां पर वो भी छोटा मैं भी छोटा, ये देखो, जहां पर वो भी छोटा मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और जहां पर मैं भी छोटा, ये देखो रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। समझे, देने वाले भी छोटा, लेने वाला भी छोटा, और रेट, ये केस कौन सा है सब, ये केस है 5% वाला, ये केस है 5% वाला, तो भी बेटा देखो फॉरवर्ड चार्ज, तो भी फॉरवर्ड चार्ज। कोई शक कोई सवाल हो तो बताओ। नहीं साहब, लेकिन देखो जब देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन लेने वाला इस बॉडी कॉर्पोरेट, अपना केस नंबर 4, जहां लेने वाला, जहां मैं कंपनी में कन्वर्ट हो गया था, देने वाला छोटा ही था और रेट 5% का था, वहां पर हमने क्या बना दिया साहब, पर्सन लायबल टू पे इज द रेसिपिएंट। कॉमन सेंस की बात है साहब, मैं तो कहता हूँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 12% तो खत्म ही हो गया, 12% तो खत्म ही हो गया। देने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी खत्म,
सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज ही लगना है, 12% है तो भी फॉरवर्ड चार्ज ही लगना है। यानी एक चीज समझ में आ गई कि जहां पर रेट 5% है और बेटा लेने वाला बड़ा है, देने वाला छोटा है। तो मैंने बोला था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले आरसीएम के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या समझाया था क्लास चालू होने पर, बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या समझाया था कि जब बेटा लेने वाला बड़ा हो जाएगा और देने वाला छोटा हो जाएगा तो हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, 9-1 में क्या होता है, 9-1 में हमेशा हमने क्या बोला था, दुकानदार को पकड़ो, क्योंकि वहां पर दुकानदार वाला केस सूट कर रहा था, दुकानदार एक होता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं। बट यहाँ पर उल्टा, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा है, देने वाला छोटा, भले फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है फिर भी हम बॉडी कॉर्पोरेट से ही रिवर्स चार्ज में लेंगे, क्योंकि हम उसकी कंप्लाइंस नहीं बढ़ाएंगे, उसको ज्यादा रिटर्न भरने की झंझट नहीं करेंगे। बोलो हाँ सर समझ में आ गया बेटा, केस बनाकर समझा दिया, डायग्राम से समझा दिया। अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है साहब, अब तो एग्जांपल्स आए हैं, अब मुझे सारे बच्चे फटाफट, अब सारे बच्चे जवाब देंगे। अब अगर कोई सा भी बच्चा ऐसा हुआ जिसने जवाब नहीं दिया साहब, तो माता रानी की कसम है और पाप लगेगा। अब आपको मेरे से आगे चलना है, ठीक है, मैं केस पढ़ूंगा, आपको जवाब देना है। केस नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर्म। पीएफ का मतलब क्या बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म। बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। ईआई का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ममता ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म है जिसने रेंटिंग दी है, रेंटिंग की सर्विस दी है मोटर व्हीकल की फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स। खटका जाग गया, बल्ब जल गया साहब, हाँ सर जल गया। 12/2017 एग्जामिशन नोटिफिकेशन, ये सर्विस एग्जाम्प्ट है, ये सर्विस एग्जाम्प्ट है। अगर जो लेकर जा रहा है वो आगे स्कूल को दे रहा हूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूं, वो भी किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बेटा, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स कौन होंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस अगर दी जा रही है, स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस अगर दी जा रही है, तो साहब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। आपको ध्यान है पहले सिर्फ ये एग्जाम्प्ट था, जो बच्चे थोड़ा सा पुराने, देखो जो नए उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 2017-2018 के आसपास जिन्होंने जीएसटी स्टार्टिंग में पढ़ा था, उनको अच्छे से पता होगा साहब कि ये था पहले एग्जाम्पशन में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये खुद बेटा कॉन्फ्रेंसर ट्रेवलर जो है ये कहीं और से लेकर आता है। अब होता क्या था, यहाँ टैक्स लगता था, यहाँ टैक्स लगता था, पीछे टैक्स लगता था, आगे एग्जाम कॉस्ट का पार्ट बनता था, स्कूल को महंगा पड़ता था, क्योंकि कॉन्फ्रेंसर ट्रेवलर क्या करेगा, इस टैक्स को अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेगा, क्योंकि उसको महंगा पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, अमेंडमेंट आया। मैं अमेंडमेंट क्लास में अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ये पुराना अमेंडमेंट है, ये इससे भी पुराना अमेंडमेंट है, तो इसको एग्जाम करा दिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब चेन खाली करो, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी चेन एग्जाम करा दो, पीछे से पीछे तक, जो जहां से लेकर आ रहा है सब एग्जाम करा दो, ताकि स्कूल पे बर्डन ना आए, स्कूल के लिए वो कॉस्ट ना बढ़ जाए, कॉस्ट का पार्ट ना बन जाए। इसलिए पहले आगे वाला एग्जाम का, गवर्नमेंट ने पीछे वाला भी एग्जाम कर दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बेटा। केस नंबर 2 पे आओ, सारे बच्चे केस नंबर 2 पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोला बेटा, ममता ट्रांसपोर्ट। क्या बोला बेटा, ममता ट्रांसपोर्ट। कौन है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान रखना देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा। 5% और 12% ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, 5% और 12% ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अच्छे बच्चे देखो क्या लिखा है, 5% हो चाहे 12% हो बेटा, एफसीएम ही लगेगा, एफसीएम ही लगेगा। सर्विस क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है, पीछे से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ले रहा है, और आगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दे रहा है। मिल जाएगा, मिल जाएगा साहब, पीछे से आईटीसी मिल जाएगा। देखो मिल गया, हाँ मिल गया साहब। अब मुझे एक बात बताओ कि साहब ये कॉन्फ्रेंसर ट्रेवलर जो आगे सर्विस दे रहा है, ये कॉन्फ्रेंसर ट्रेवलर जो आगे सर्विस दे रहा है, कौन से परसेंट में दे रहा है साहब, 5% में दे रहा है। देखो टिक कहाँ लगा हुआ है, 5% में। तो एफसीए में आएगा क्या साहब, हाँ, क्योंकि ये प्रोपराइटर और आगे भी प्रोपराइटर। मैंने क्या बोला, आप छोटे तो सामने वाला भी तो छोटा, और आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो टैक्स तो बेटा देना पड़ेगा, टैक्स तो बेटा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 5% में देना पड़ेगा। और अगर 12% होता भी तो भी फॉरवर्ड चार्ज ही होता, तो भी फॉरवर्ड चार्ज ही होता। मैंने कुछ नया बात कर दी क्या, नहीं। बट एक बार ध्यान रखना बेटा, क्योंकि 5% पे टिक है, 5% पे टिक है, तो अभी केस बनाए थे ना, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया साहब कि साहब रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। यानी अगर और कोई इनपुट लोगे या इनपुट सर्विस लोगे पीछे से, दूसरी अगर और कोई लोगे, तो उन पे ना मिलेगा, सेम लाइन पर ही मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस पर ही मिलेगा। मेरा बच्चा बताएगा, उसको कहीं दिक्कत तो नहीं आई, बोलो बेटा अच्छे से बताओ यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है सर, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। हाँ साहब मैं चल रहा हूँ ना आगे, चल तो रहा हूँ साहब आगे। अच्छा हाँ देख ना, मेरे से आगे भाग रहा मतलब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पास तो अमेंडमेंट बुकलेट है बेटा, तो आप तो मेरे से पहले ही देख सकते हो, यहाँ पेज ओपन करूँ ना करूँ मैं, ठीक है। प्रोपराइटर साहब कौन है इस बार प्रोपराइटर कौन है बेटा, इस बार प्रोपराइटर ममता ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और प्रोपराइटर है, सबसे बड़ी बात, लेने वाला भी प्रोपराइटर है बेटा, देने वाला प्रोपराइटर, लेने वाला प्रोपराइटर। बताओ ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, चाहे 5% हो चाहे 12% हो, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस बार रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस। देखो मेरी बात सुनो, सेम लाइन तो मतलब दो होता है,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस, दोनों में से जो भी लोगे उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम लाइन का ही माना जाता है। अब देखो ये आगे क्या दी साहब, आगे सर्विस दे दी, क्या की सर्विस दी साहब, रेंटिंग की, यानी पीछे से रेंटिंग की ही सर्विस ली, आगे को रेंटिंग की ही सर्विस दी। अच्छा, और टिक कहां पर है, टिक 5% पे है, टिक किस पे, 5% पे। बट बेटा आगे देने वाला लेने वाला कौन है, श्री सीमेंट लिमिटेड। एम्प्लॉइज को पूरी सिटी से उठा उठा के लेकर आना और वापस उनको घर पे छोड़ना, इसके लिए बस चाहिए थी, श्री सीमेंट को बस चाहिए थी साहब, क्योंकि उनको एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देनी पड़ती है। तो बस इन्होंने किस पे ली बेटा, रेंट पे ली, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस बन गया। सामने बॉडी कॉर्पोरेट है श्री सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, यानी लेने वाला श्री सीमेंट 5% और देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो देने वाला प्रोपराइटर, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट, और केस 5% का, देखो 5% पे टिक है, 5% पे टिक है, तो बेटा देखो आरसीएम का केस बन गया। 12% होता तो मैंने क्या बोला, आंख बंद करके बोला 12% ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, सेम टू सेम ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। कोई नई बात है क्या साहब, ये आरसीएम का केस बनेगा। आई होप मेरे सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। लेकिन साहब पीछे से जो क्रेडिट लेकर आ रहा है, पीछे से क्रेडिट लेकर आ रहा है बेटा, बोलो मेरी बात को, आगे अगर 5% में दे रहा है तो साहब रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी ही मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी ही मिलेगा, चाहे आरसीएम हो जाए, आपको तो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी ही मिलेगा कि आप 5% वाला फॉलो कर चल रहे हो। केस नंबर 4, फिर से देखो पीछे कौन है, प्रोपराइटर, यहां पर भी कौन है, प्रोपराइटर, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन यहां पर कौन है, प्रोपराइटर, यहां पर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट, देने वाला प्रोपराइटर, लेकिन देने वाला कह रहा है साहब 12%। सब आरसीएम लगाओ, सब आरसीएम, आरसीएम लगाओ, गलत लिख दिया साहब मैंने, आरसीएम लगना चाहिए था, आरसीएम। अरे कैसे बच्चे हो यार, सर की बात नहीं मानते हैं। बच्चा कह रहा है साहब नहीं आरसीएम नहीं, 12% बोली तो फॉरवर्ड चार्ज। अरे नहीं नहीं बेटा, आरसीएम, मानो मानो। देखो कोई बच्चा नहीं मान रहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना 12% मतलब फॉरवर्ड चार्ज। आप सब सही हो, मैं गलत हूं, ठीक है। मैं चेक कर रहा था बेटा आपको, जोर डालकर आपके ऊपर, चाहे कोई जितना जोर डाल दे साहब, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। आपको एग्जामिनर कितना भी घुमाकर परेशान कर दे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है साहब तो आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे कितना ही लैंग्वेज घुमा दे, चाहे आपका क्वेश्चन बड़ा कर दे, लैंग्वेज बड़ा कर दे, हम नहीं डरेंगे साहब, ठीक है। तो ध्यान रखना 12% मतलब फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है साहब। 5% मतलब आरसीएम, यहां पर अगर 5% होता तो देखो आरसीएम होता, यहाँ पर अगर 5% होता तो आरसीएम होता, ऊपर वाला केस होता बिल्कुल, लेकिन मैंने 12% कवर करा क्योंकि मेरे को समझाना था दोस्तों। मैंने सारे केस कवर कर दिए, यहाँ पर सारे केस कवर कर दिए, लास्ट केस पर देने वाला कौन है साहब, बोलो देने वाला कौन है, देने वाला कौन सा, पार्टनरशिप फर्म। लेने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। देने वाला पार्टनरशिप फर्म, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। देख लो, बहुत बढ़िया जवाब। देने वाला कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर 5% का केस बनता तो फॉरवर्ड चार्ज में आता कि नहीं आता, बोलो बेटा आता कि नहीं आता, आता, बिल्कुल आता। और 12% फॉरवर्ड चार्ज में आता, 5% आरसीएम में आता, 12% फॉरवर्ड चार्ज में आता। क्योंकि कौन है देने वाला, कौन है देने वाला, कौन है देने वाला, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और 5% तो आरसीएम, तो आरसीएम, ठीक है। अब देखो आगे ये काय की सर्विस दे रहे हैं साहब, आगे अब मेरी बात सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है, बात ही खत्म हो गई। 12% ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट ऑलवेज फॉरवर्ड। तो देने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सामने कोई भी हो साहब ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, चाहे रेट कोई सा भी हो साहब ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा मुझे बताओ आगे अपने टिक किस पर है, 5% पर, तो पीछे से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब एक मिनट रुको, ऊपर वाले केस पर वापस आओ बेटा, एक सेकंड के लिए। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देने वाला कौन है साहब, प्रोपराइटर। लेने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। और केस कौन सा था साहब, 12% वाला केस था। तो अपन ने फॉरवर्ड चार्ज तो बोला, लेकिन बेटा एक चीज तो अपन भूल गए, पीछे पूरा आईटीसी मिलेगा कि आधा। अरे वाह, सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया साहब। 12% का केस है सर, पूरा आईटीसी मिलेगा। देखो सेम लाइन का भी मिलेगा, उसके अलावा कोई इनपुट या इनपुट सर्विस लेकर आऊंगा या कैपिटल गुड्स लेकर आऊंगा दोस्त, उसके ऊपर भी मिलेगा, उसके ऊपर भी मिलेगा साहब। धाप धाप के अब तो रटी गया होगा साहब। 12% ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट देने वाला ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट लेने वाला और देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सब 5% इज आरसीएम, इज आरसीएम। यानी अगर देने वाला सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, 12% है ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। साहब यहां तक कि अगर दोनों सेम है, ये भी प्रोपराइटर है ये भी प्रोपराइटर है और केस 5% का है, तो भी फॉरवर्ड चार्ज, तो भी फॉरवर्ड चार्ज। सिर्फ ध्यान रखना कब, जब लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो और 5% का केस हो और देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, छोटा आदमी हो, तभी आरसीएम लगकर चलता है। इसी के साथ आपका साहब ये भी अमेंडमेंट कंप्लीट होता है बॉडी कॉर्पोरेट वाला साहब, ठीक है। देखो ये भी कंप्लीट हो गया।
यहाँ तक मैंने किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएगा कि सर मेरे को प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता साहब आपको किसी को भी कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा केस था, मैंने आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर दिया। ठीक है, अब अच्छे बच्चे जिनको थ्योरी से पढ़ना है वो थ्योरी से भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑथर वाले केस में भी थ्योरी दे रखी है और आरसीएम वाले केस में मैंने आपको पूरा समझा रखा है। बोलो। हाँ सर, सब समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं साहब, कोई भी दिक्कत नहीं। अब एक काम करो बेटा, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कितनी देर का ब्रेक ले लो साहब? 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, अगर 5 मिनट से पहले मेरी क्लास चालू हो जाए तो आप पॉज करके ब्रेक ले लेना। ठीक है, मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। तो गाइस, हैव अ टी ब्रेक। चलो बेटा, चालू करें। हाँ सर, ब्रेक हो गया, पानी वानी पी लिया, आराम आराम कर लिया सारा। चलो चालू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है साहब? अगला अमेंडमेंट आ रहा है अपने पास। थोड़ा जूम आउट करेंगे? हाँ सब करेंगे। जी हाँ, अगला अमेंडमेंट आ रहा है अपने पास में, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997। एकदम पप्पू अमेंडमेंट है साहब। अमेंडमेंट नहीं, क्लैरिफिकेशन है, एक तरीके का सर्कुलर है। ठीक है, एक तरीके का क्या है बेटा, बोलो, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। सर्कुलर को डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम को समझना पड़ेगा। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम क्या होती है बेटा? आराम से सुनेंगे आप और मैं, यहाँ बैठकर क्या करेंगे बेटा? बातें करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं साहब, आप और मैं बैठेंगे और बातें करेंगे। साहब बात ऐसी है सिंपल सी बात है कि आप सब जानते हैं साहब कि सिक्योरिटीज जीएसटी में आता है क्या? देखो, सबने बोला नहीं आता। सबका एक ही जवाब है साहब, नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि सिक्योरिटीज को बात किया हुआ है, गुड्स की डेफिनेशन से भी और सर्विस की डेफिनेशन से। तो ना गुड्स में आएगा ना सर्विसेज में आएगा, तो जीएसटी में कहां से आएगा? क्योंकि जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो सिक्योरिटीज हमारा बाहर है। बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे नहीं लगेगा, लेकिन फैसिलिटेशन पे तो लगेगा। फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज पे तो लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाएंगे किसके साथ बेटा? इसी के साथ। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, बच्चे बोलेंगे साहब ये फैसिलिटेशन है क्या? मतलब फैसिलिटेट करा रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं। फैसिलिटेट करा रहे हैं क्या? नहीं। मैंने कहा अरेंज करा रहे हैं क्या? नहीं। मतलब मतलब ये साहब कि एक बात हो, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, यानी सिक्योरिटीज को क्या करना? लेंड करना, यानी कोई ना कोई बोरो कर रहा होगा, कोई ना कोई बोरो कर रहा होगा, इसको फैसिलिटेट अरेंज कराना कह दूं क्या? नहीं साहब, गलत है। नहीं साहब, गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि फैसिलिटेट और अरेंज कराने का मतलब होता है बेटा ब्रोकरिंग, ब्रोकिंग का काम। समझ रहे हो? ये जो ब्रोकरेज फर्म्स करती है ना साहब, इंडिया निवेश, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, जीरोधा, आपका मोतीलाल ओसवाल, ये सब बेटा ब्रोकिंग फर्म्स है। ये ब्रोकिंग फर्म्स आपको फैसिलिटेशन की सर्विस देती है। आप समझ रहे हो? आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इस चीज की सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट नोट की सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं आपको ये। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। उन सबके लिए आपसे क्या चार्ज करते हैं बेटा? ब्रोकरेज चार्ज करते हैं बेटा। इस ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है, क्योंकि ये सर्विस है, ये सिक्योरिटी की खरीद बेच नहीं है। समझ रहे हो? ये सर्विस है। क्योंकि बेटा सिक्योरिटी पे तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। आप कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे ना बेटा, तो उसमें आप पाओगे कि आपके पास ब्रोकरेज अलग लिखी हुई मिलेगी आपको कि साहब इतनी ब्रोकरेज है, उसमें आपको एसटीटी अलग मिलेगा और अदर चार्जेस अलग मिलेंगे। इस तरीके से आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो बेटा इस ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पे तो आपने एसटीटी लगा दिया। तो बार बार डबल टैक्सेशन थोड़ा ना करेंगे बेटा, जीएसटी थोड़ा लगाएंगे। जीएसटी इस ब्रोकरेज पे लगता है। और ये मैं इसको मैं बोलता हूँ फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। यानी सिक्योरिटीज में अगर आपको फैसिलिटेट कराना है और अरेंज कराना है, उसे बोलते हैं ब्रोकिंग का काम, और उस पर जीएसटी लगता है। बेटा मैं तो लेंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। सर सिक्योरिटीज लेंडिंग समझ में नहीं आया, आप समझाओ एक बार। सर सिक्योरिटीज कैसे लैंड हो सकती है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तो बेटा बात ऐसी ही देखो, मैं हूँ एमएम, मैं हूँ बेटा कौन? एमएम। देखो इधर एमएम बैठा हुआ है, हाँ, और इधर बैठा हुआ है सब राहुल। राहुल पिछला एग्जांपल लिया ना, राहुल सर नया एग्जांपल लो। बेटा मेरे डायग्राम में मैंने ले रखा है एनके। अब एनके आप कुछ भी मान लो, निशांत मान लो, निशांत कोठारी, निशांत कुछ भी, जो नाम हम चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, एनके। इधर एमएम है, इधर एनके है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये देखो, ये बीच में हमारे एनएससी है बेटा। कौन है? एनएससी।
एनएससी का मतलब क्या होता है बेटा? एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है बेटा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इधर मैं हूँ। अब एनके जो है ना साहब, एनके के पास क्या है बेटा? बहुत सारी सिक्योरिटीज पड़ी है। एनके के पास बहुत सारी सिक्योरिटीज पड़ी है और उनमें से एक सिक्योरिटी आरआईएल की बेटा। किसकी? आरआईएल। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इमोशनल मत होना आप, ये सब आरआईएल क्यों है, कोई दूसरी क्यों नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? आरआईएल। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, हाँ सब ठीक है। एनके ने सोचा कि इतनी सारा पैसा मेरे पास पड़ा है, इतनी सारी सिक्योरिटीज मेरे पास पड़ी है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सिक्योरिटीज की कोई कमी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड कर रखा है, 3-4 साल के लिए मैंने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। तो अगर मैंने 3-4 साल के लिए होल्ड कर रखा है साहब, तो अभी तो मैं बेच ही नहीं रही, अभी मैं बेच नहीं रहा हूँ, मेरा बेचने का कोई मूड नहीं है, मेरे वर्डों पर फोकस करना साहब, मेरा एक एक शब्द लाख रुपए का। तो ध्यान से सुनोगे तो अच्छी बात है, अपना सारा ध्यान हर जगह से हटाकर आपको यही लगाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला साहब बेच नहीं रहा है एनके, एनके का बेचने का भी अगले 4-5 साल तक कोई मूड नहीं है, आरआईएल की सिक्योरिटी को आरआईएल लेके बैठा है और उसके बेचने का कोई मूड नहीं है। बट उसने सोचा कि यार रखे रखे पैसा कैसे कमाऊं, अपने पास रखे रखे पैसा कैसे कमाऊं? सर वो प्राइस बढ़ रहा है, वो तो अनरियलाइज्ड गेन है बेटा, जब तक बेचोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। प्राइस जो बढ़ रहा है वो तो अनरियलाइज्ड गेन है, जिसको आप मार्क टू मार्केट बोलते हो, एसएफएम के। ये तो वो वाली चीज होगी, पैसा थोड़ा मिल रहा है। तो इसमें का एक काम करते हैं साहब, एक काम करते हैं, ये सिक्योरिटीज किसी को, अगर किसी को भी किस पे चाहिए, बोरो पे चाहिए, लोन पे चाहिए, मतलब उधार चाहिए, तो ले लो साहब। उधार चाहिए क्या? हाँ चाहिए साहब, मेरे को चाहिए उधार, मेरे को ये सिक्योरिटी दे दो। एमएम ने बोला मेरे को ये सिक्योरिटी दे दो। अब सवाल आप सबके दिमाग में उठेगा साहब, एमएम को क्यों चाहिए? एमएम मार्केट से नहीं खरीद सकता, एमएम मार्केट से नहीं खरीद सकता क्या? तो हाँ साहब नहीं खरीद सकता, क्योंकि आरआईएल का शेयर महंगा है साहब। आरआईएल 1000 रुपए से ऊपर का शेयर है, मैं नहीं खरीद सकता साहब, 1000 रुपए नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर उसके पास 50 इसके शेयर है, 50 शेयर है इसके पास, और 50 शेयर इंटू 1000 रुपए से ऊपर का जो भी भाव चल रहा है, इतना पैसा तो है ही नहीं साहब। और मेरे को 50 के 50 शेयर अगर सिर्फ 20, 25, 30 रुपए में मिल जाए, तो बोलो कैसा रहेगा? अरे वाह सर, 25-30 रुपए में पूरे के पूरे 50 शेयर आरआईएल के अगर मेरे को मिल जाए तो कैसा रहेगा बताओ? मजा आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा साहब ठीक है, तो क्या करूं साहब? एक काम करता हूँ, खरीदता नहीं हूँ, खरीदता नहीं हूँ, किसी से उधार पे ले लेता हूँ। सर करोगे क्या? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, करूंगा क्या बता रहा हूँ, कि इन शेयर्स को उधार पे लेकर करूंगा क्या? बट अभी सुनो, समझ में तो आया ना? क्या समझ में आया साहब? खरीदने के बजाय अगर मैं उधार पे लूं तो मुझे सस्ता पड़ेगा, तो मुझे सिर्फ लेंडिंग फीस देनी पड़ेगी। क्या वर्ड यूज करा मैंने, क्या शब्दों का इस्तेमाल करा बेटा? मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या देनी पड़ेगी बेटा? लेंडिंग फीस। सिर्फ मेरे को देनी पड़ेगी बेटा लेंडिंग फीस। और लेंडिंग फीस अगर मैं 25 रुपए की दे रहा हूँ या 30 रुपए की दे रहा हूँ, तो 30 रुपए की लेंडिंग फीस देकर मैं मुक्त। पीरियड डिफाइन होता है सब, पीरियड डिफाइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बकायदा, तो पीरियड डिफाइन होता है। सब इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, पीरियड डिफाइन होता है, जैसे 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, कितने दिन के लिए चाहिए, 8 दिन बाद वापस देनी पड़ेगी आपको, 8 दिन बाद सिक्योरिटी वापस देनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई शक, कोई सवाल किसी बच्चे को नहीं? साहब समझ में आ गया? एक फिक्स पीरियड के लिए अपन बोरो करेंगे, और क्योंकि साहब अपने पास पैसा नहीं है, क्योंकि अपन इतने महंगे महंगे शेयर, जैसे एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर कितने का बेटा? 66,000 से ऊपर का शेयर, ठीक है? इतना महंगा शेयर मैं खरीद सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 25, 30, 60, 30, 40, 50 रुपए में अगर मुझे एमआरएफ सिक्योरिटीज मिल जाती है, कुछ 20-30 शेयर मुझे मिल जाते हैं सस्ते में, सिर्फ लेंडिंग फीस देने मात्र से, तो मैं क्यों नहीं लूंगा? बताओ क्यों नहीं लूंगा? लूंगा। अब सब लेके करूंगा क्या? सवाल बताए, क्यों कोई इंसान बोरो करेगा? दिमाग में सवाल उठ रहा है साहब, क्यों कोई इंसान बोरो करेगा सिक्योरिटीज को? इसलिए बोरो करेगा साहब, क्योंकि अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ साहब? सट्टा लगा रहा हूँ। और सट्टा ऐसा लगा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए शेयर का भाव है, कितना बेटा? अगर 1000 रुपए, 1000 रुपीज अभी भाव है आरआईएल का, तो मैं ये मानता हूँ फ्यूचर में सब ये गिरकर हो जाएगा मात्र और मात्र 750 रुपए। कितना बोलो? 750 रुपए। अब एक बात, तो आज मेरे पास में शेयर है क्या? नहीं। बट अगर मैं बोरो कर लूं, तो मेरे पास में शेयर आ जाएंगे क्या? हाँ। और अगर ये शेयर्स मेरे पास में आ जाते हैं, तो मैं इनको बेच दूंगा। और सर किसी और की शेयर्स आप किसे बेच सकते हो? बेच सकते हैं साहब, मैंने उससे उधार ले लिया, मैंने उसको बेच दिया, बात सिर्फ ये है कि उसको उसके शेयर वापस चाहिए, वो मैं कैसे भी कर दूंगा। मैंने उसके उस राइट ले लिया ना उससे, उससे उसकी सिक्योरिटीज का टोटल राइट मैंने ले लिया, मैंने वो शेयर्स पूरी तरीके से 100% कंट्रोल के साथ बोरो कर लिए। क्या कर लिया बेटा? बोरो कर लिए। देखो बेटा, ये सब कुछ जो है वो लेंडिंग स्कीम में लिखा हुआ है, जो सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम है, जो सेबी ने निकाली है बकायदा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा बेटा, हमारे यहाँ पर क्या होता है?
सेबी होता है। सेबी की बात चली तो आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पे सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा अमेरिका में क्या होता है, व्हाट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां बेटा होता है SCE। क्या होता है बेटा, SCE, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। SEC, आई एम रियली सॉरी, इट्स SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, वो इसको SEC बोलते हैं, SEC। हम सेबी बोलते हैं, SEC बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सेबी ने स्कीम निकाल रखी है लैंडिंग स्कीम, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, सारी बातें लिखी हुई है कि आप बेच सकते हो, लेकिन शर्त एक ही साथ, उतने के उतने शेयर आपको उतने के उतने पीरियड में, जिस पीरियड की बात हुई है, वापस लौटाने पड़ेंगे, वापस लौटाने पड़ेंगे। MM ने कहा ठीक है मैं लौटा दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। नहीं लौटाऊंगा तो फिर उसकी पेनल्टी वगैरह वो सब लेंडिंग फीस में लिखी रहती है कि क्या क्या उसके हर्जाने भर सकते हैं, नुकसान क्या क्या हो सकता है, और कितनी पेनल्टी आपने लग सकती है, चार्जेस वगैरह आपको पे करने पड़ सकते हैं, ये सब लेंडिंग स्कीम में लिखा है। फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ कि मैं विद इन द टाइम पीरियड पे कर दूंगा, क्योंकि बेटा मेरे को GST समझाना है, मेरे को लेंडिंग स्कीम भी समझानी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला साहब, मेरे को अनुमान है कि 750 चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं आज इसको बेच दूंगा। मैंने बोरो करा और बोरो करके बेच दूंगा, और बेचते क्या होगा बेटा, बेटा बेचते 1000 रुपए मेरे को आ जाएंगे, शेयर चले जाएंगे साहब मेरे पास से, और 1000 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब होगा क्या बेटा, तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद जितनी भी पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितनी पीरियड का मैंने अनुमान लगाया है, अगर उतने पीरियड के अंदर बेटा, उतने पीरियड के अंदर ये 750 आ गया, तो मैं वापस खरीद लूंगा साहब। ओ, मतलब सेल करके खरीद लिया साहब अपने आप। हाँ सेल कर रखा था तो नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, खरीद दी वापस पॉजिटिव हो गया। लेकिन बेटा एक बात आओ, जब खरीदूंगा तो पैसे देने कितने पड़ेंगे, सिर्फ 750 ही देने पड़ेंगे। अच्छा, यानी सर बेचने पे 1000 मिले थे और खरीदने पे 750 देने पड़ेंगे। इसका मतलब साहब आपको तो बैठे बैठे 250 का प्रॉफिट हो गया, आपको बैठे बैठे 250 रुपीज का प्रॉफिट हो गया साहब। मोजा ही मोजा। जी हाँ बेटा, मोजा ही मोजा। 250 रुपए का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। और मेरे को लेंडिंग फीस कितनी देनी पड़ती है, सिर्फ 30 रुपए। तो आप ऐसे माइनस कर लो, 250 माइनस 30। अरे सर ये आपने खरीदा बेचा, अरे बेटा ब्रोकरेज ब्रोकरेज सब पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ 150 रुपए पकड़ लो, 30 रुपए और बाकी सब ब्रोकरेज मिला के 150 रुपए पकड़ लो, तो भी मैं 100 रुपए के प्रॉफिट में हूँ साहब, तो भी मैं 100 रुपए की प्रॉफिट में हूँ। और ये तो मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ साहब। सोचो मेरे पास तो कितने शेयर थे, 50 शेयर थे बेटा, 50 शेयर थे, तो 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बोलो। एक एक शेयर पे 250 कमा रहा हूँ साहब, एक शेयर पे 250, एक शेयर पे 250 कमा रहा हूँ, और कट कटा के मैं मान रहा हूँ सिर्फ 100 ही कमाया मैंने। सब ब्रोकरेज वगैरह, अदर चार्जेस, STT, ये लेंडिंग फीस वगैरह सब हटा लो आप। ठीक है, कमीशन जो मैं NSE को दूंगा, NSE भी फ्री में काम नहीं करेगा ना बेटा, अभी देखेंगे। NSE भी कमीशन लेगा। NSE क्यों फ्री में काम करेगा बताओ, NSE भी कमीशन लेगा। मैं तो सारा कमीशन मिशन सब काट कटा के 100 रुपए प्रॉफिट बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 100 रुपए है साहब, 50 शेयर अगर मेरे पास में थे, मैंने 50 शेयर पे सट्टा खेला, तो मेरे को बेटा 5000 का तो बैठे बैठे फायदा हो गया। और मैंने क्या करा, एक जो खरीद ली है, ये जो मैंने वापस खरीद ली है, तो सिक्योरिटीज मेरे पास वापस आ गई, और इन्हीं सिक्योरिटीज को मेरे पास जो वापस आ गई, मैं लौटा दूंगा। पीरियड खत्म होती है, मैं वापस NK को लौटा दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है साहब, मैं आराम से वापस लौटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा सर ये तो ठीक है यार, ये तो सही काम है, ये तो सही काम है साहब, समझ में आ गई बात। यानी बोलो करो, अनुमान लगाओ, बेचो। अच्छा खरीदने की भी जरूरत नहीं है साहब, पैसा नहीं है तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बोलो कर लो, बोलो करो बेचो, वापस खरीदो वापस कर दो, और फायदा उठा लो, दैट इज गुड। अब समझ में आ गई बात साहब, बिल्कुल समझ में आ गई। बट सर NSE को क्या फायदा है बेटा, अभी मैंने ये तो बोला था बेटा, NSE कमीशन लेगा ना, NSE बीच में फोकस होना बेटा है, वो NK को बेटा बोलेगा तूने भी तो कमाई लेंडिंग फीस, तो तू भी तेरा 5 रुपए कमीशन दे, तो तेरे को 25 रुपए का फायदा। हाँ अब ये बेटा एक बात हो, इसमें दिक्कत कहाँ है, मुझे बताओ इसमें दिक्कत कहाँ है। अगर 1000 रुपए की चीज मेरे को 30 रुपए में मिल रही है, कहाँ दिक्कत हो। अगर मैं पर शेयर भी पकड़ लूं, पर शेयर भी पकड़ लूं, तो भी कितना पैसा ही होता है बताओ, 5 5 5 10 5 15 डबल जीरो, 1500 रुपए। तो मैंने क्या बोला, वही तो मैंने बोला कि 30 रुपए आपने हटा दिए, तो भी 5000 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना मैं, तो भी 5000 का प्रॉफिट, तो इसने 1500 रुपए कमा लिया, इसने 1500 रुपए कमा लिए। तो NSE क्या बोलेगा, 5 रुपए इस 1500 में से हमको दे दो, सब क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। NK ने क्या करा था, बैठे बैठा है, देखो इसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, इसको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसने कहा बेटा शॉर्ट टर्म में भी तो कुछ कमाऊं, तो शॉर्ट टर्म में इसने लेंडिंग फीस कमा ली। शॉर्ट टर्म में इसने क्या कमा लिया, शॉर्ट टर्म में इसने लेंडिंग फीस कमा ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। NSE और इसने BSC ने, NSE BSC ने, अगर देखो NSE BSC दोनों होते हैं, तो NSE BSC ने क्या कमा लिया, कमीशन कमा लिया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप किस पे ट्रेड करते हो डिपेंड करेगा। ठीक है, बट आपने क्या कमा लिया साहब, आपने कमीशन कमा लिया।
कमीशन का पैसा कमा लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई शक, कोई सवाल नहीं सर। सर एक बार बताओ, आप आरसीएम पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हो? टॉपिक तो आरसीएम चल रहा है, 9-3 चल रहा है, बेटा यही तो जादू है। हम पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में अभी तक मैंने आरसीएम की बात करी क्या? नहीं। इसी तरीके से पहले मैंने आरसीएम की बात करी थी क्या? नहीं। जब मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पढ़ा था, मैंने रेट स्ट्रक्चर आपके दिमाग में डाला, उसके बाद मैं आपको आरसीएम पढ़ाया। अब देखना जादू दिखाऊंगा इसी के अंदर, इसी के अंदर जादू और लॉजिक के साथ। साहब हम सिर्फ बोलकर नहीं छोड़ते कि ये आरसीएम है, इसको आरसीएम में मान लो ना बाबा। हम बोल के छोड़ने वाले हैं ही नहीं सब, हम लॉजिक देते हैं कि आरसीएम में क्यों आरसीएम में, आखिर क्यों आरसीएम। तो मेरी बात सुनो बेटा, होता क्या है कि जो एनएससी है ना साहब, एनएससी ये कोई मिलवाता नहीं है बोरोवर और लेंडर को। मतलब ये कि साहब मैं नहीं जानता, मैं जो शेयर्स बोरो कर रहा हूं ना, मैं नहीं जानता कि मैं बोरो किससे कर रहा हूं, मैं नहीं जानता मैं बोरो किससे कर रहा हूं। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर केवल बोरो की रिक्वेस्ट डालता हूं। जैसे बेचने की रिक्वेस्ट डालते हो ना, बेचने का ऑर्डर डाल दो, खरीदने का ऑर्डर डाल दो बेटा, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डाल दो काय का, बोरो करने का। और बेटा कोई ना कोई उधर लैंड करने का ऑर्डर डाल रहा है, मुझे नहीं पता कौन डाल रहा है, और उसको भी नहीं पता इधर बोरो करने का कौन डाल रहा है। बेटा एक सेकंड में करोड़ों लोगों के इधर से उधर शेयर हो जाते हैं, पता है इतनी स्पीड से होते हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप देखते हो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, आप देखते हो एक सेकंड में कितने ब्लिंक होते हैं, कितनी बार शेयर प्राइस ब्लिंक होता है बेटा, कितने शेयर्स बाय और सेल होते हैं। फिर उसी उसी प्लेटफॉर्म पर ये काम होता है। अब होता क्या है बेटा कि देखो, एनके कौन है साहब, सप्लायर, एमएम कौन है, रेसिपिएंट। इधर आओ, सप्लायर कौन है साहब, सारे बच्चे बोलेंगे, और रेसिपिएंट कौन है, मेरे सारे बच्चे बोलेंगे। साहब सप्लायर है आपके पास में एनके, और साहब रेसिपिएंट है आपके पास में एमएम। किसी बच्चे को कोई शक हो तो बताओ? नहीं सर किसी बच्चे को कोई शक नहीं है। मुझे बताओ, सप्लायर ने सर्विस दी, एमएम ने कंसिडरेशन दिया, और कंसिडरेशन में क्या दिया बेटा, लैंडिंग फीस दी। क्या दी, लैंडिंग फीस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब, इस लैंडिंग फीस के साथ एनके क्या टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि ये तो सप्लाई होगी ना, बेचा नहीं है। मैं यही फोकस करवा रहा हूं आपसे। लैंडिंग स्कीम के अंदर जो स्कीम है, सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम जो सेबी ने बनाई है, सेबी ने बोला साहब इस स्कीम के अंदर हम ये जो लैंडिंग करवा रहे हैं, हम इसको बेचा हुआ नहीं मानेंगे। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज अ सेल ऑफ एसेट, इट्स अ सेल ऑफ एसेट। ये एसेट की सेल नहीं है, ये सिक्योरिटी की सेल नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी की सेल होती बेटा तो ये जीएसटी से बाहर जाती। ये सिक्योरिटी की लेंडिंग सर्विस है, सर्विस। क्या है, सर्विस। फैसिलिटेटिंग सर्विस नहीं है, अरेंजिंग, ब्रोकिंग का काम नहीं हो रहा है। मैं कोई ब्रोकिंग की सर्विस थोड़ा दे रहा हूँ एमएम को, एनके मेरे को ब्रोकिंग की सर्विस नहीं दे रहा। माय नेम इज एमएम, एनके मुझे सिर्फ और सिर्फ काय की सर्विस दे रहा है, लेंडिंग की सर्विस, और इसे सेल नहीं मानेंगे। इसलिए साहब क्या होगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी बेटा लगेगा, और इस लेंडिंग फीस के साथ मुझे जीएसटी भी देना पड़ेगा। यानी लेंडिंग फीस जो होगी ना बेटा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी। क्या होगी बोलो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब मुझे एक बात हो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर है तो बेटा मैं भी तो रजिस्टर्ड हूं। अब आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, मैं भी रजिस्टर्ड हूं। तो मैंने जो जीएसटी पे करा, रेसिपिएंट एमएम बोलेगा मेरे को आईटीसी चाहिए, एमएम क्या बोलेगा, मेरे को आईटीसी चाहिए साहब, लो दो आईटीसी दो। और आईटीसी मुझे तभी मिल सकता है साहब जब जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो, और 2A में जब रिफ्लेक्ट होगा साहब, जब वो जीएसटीआर 1 में मेरा जीएसटीएन डालकर रिटर्न भरेगा। तो सप्लायर जो अपना रिटर्न दिखाएगा साहब, उसमें दिखाएगा मैंने सप्लाई करी थी सर्विस, इस पर इतना टैक्स लिया था, इस इंसान से लिया था, उसका जीएसटी डालेगा, मेरा जीएसटी डालेगा। तो होने क्या लग गया साहब, होने ये लग गया कि सारे के सारे जो हमारे कौन है, सप्लायर है। ये जो सप्लायर है, एनके जैसे जितने भी लोग हैं, इन्होंने एनएससी बीएससी की गर्दन पकड़ ली, और एनएससी बीएससी को बोलना चालू कर दिया साहब जीएसटी बताओ सप्लायर, रेसिपिएंट का। किसका, रेसिपिएंट का। किसने पकड़ी, सप्लायर ने पकड़ी। किसकी पकड़ी, एनएससी की पकड़ी, गर्दन गर्दन पकड़ी। और क्या बोला साहब, क्या बताओ, जीएसटी बताओ, किसका, रेसिपिएंट का। अब एक बात हो, एनएससी तो पागल हो जाएगा साहब, एनएससी तो पागल हो जाएगा। एनएससी क्या बोलेगा कि साहब जिंदगी में दूसरा काम नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू तो हजारों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं साहब, लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं साहब, और लाखों ट्रांजेक्शन में ना जाने कितने रेसिपिएंट है साहब, हमको तो खुद को पता नहीं चलता। हमने तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मैचिंग सिस्टम है, मैचिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। जितने में जितनी लैंडिंग फीस को चाहिए, जितनी इसको देनी है, दोनों का भाव सेट हुआ, मैच हो गया, ऑटोमेटिकली लैंडिंग हो गई। हमको हिसाब लगाना थोड़ा बैठते हैं, ये तो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है। अब मुझे एक बात हो, फेसबुक चलाते हो? हाँ सर चलाते हैं। फ्रेंड सजेशन आते हैं, तो आपको क्या लगता है दोस्त कि फेसबुक का कोई एम्प्लॉय बैठकर या मार्क जकरबर्ग बैठकर आपको वो सजेशन भेज रहा होगा, देखकर आपकी प्रोफाइल को?
कि अच्छा ये ऐसे काम करता है तो इसको ऐसे फ्रेंड सजेशन दो। इतना फ्री बैठा हुआ कोई वहां पर नहीं साहब। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम होता है दोस्त। रोबोट्स बना दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरनेट पे बोट्स। वो बोट्स क्या करते हैं बेटा, खुद ब खुद समझ लेते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन कर देते हैं। उसी तरीके से एनएससी बीएससी का भी ऐसे सिस्टम होता है दोस्त, जहां पर ऑटोमेटिक मैचिंग हो जाती है। जैसे आप एक बात हो, सी फाइनल का बच्चा तो समझ रहा होगा इस वक्त, इंटर इंटर के बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट फाइनल का बच्चा समझ रहा होगा साहब कि ट्रेडिंग कैसे होती है। जब आप शेयर बेचते हो बेटा, तो आपको सप्लायर का पता होता है क्या? रेसिपिएंट का पता होता है? आप बेच रहे हो, आप सप्लायर हो, आपको रेसिपिएंट का पता होता है? रेसिपिएंट को सप्लायर का पता होता है? बेटा एक सेकंड में ना जाने कितने सप्लायर बदल जाते हैं रेसिपिएंट के अंदर, और ना जाने कितने रेसिपिएंट सप्लायर में बदल जाते हैं। खरीदना बेचना इतनी स्पीड से चलता है। और मजे की बात, मैचिंग अपने आप हो जाती है। कितने 25 पैसे में बेच रहे हैं तो 25 पैसे में माल बिकेगा। अब किसने खरीदा नहीं पता, बट उसने भाव डाला था, खरीदने वाले ने भाव डाला था। मैंने बेचना था, उसने खरीदना था, ऑटोमेटिक मैच हो गया था। उसी उसी तरीके से यहाँ होता है। तो मैंने क्या बोला, एनएससी ने बोला कि माथा पकड़ लिया एनएससी ने। तो एनएससी बोले साहब ये तो आईटीसी 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 का झंझट हो गया। अब सारे के सारे रेसिपिएंट्स की डिटेल अगर सप्लायर को देने बैठ गए, तो साहब फिर तो दूसरा धंधा तो छोड़ दो साहब, इसी काम में रह जाएंगे साहब। रिपोर्ट ही बनाते रह जाएंगे और सप्लायर को सबके जीएसटी नहीं बताते रह जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत से दूर करने के लिए साहब आप सब समझ गए होंगे अब, यही लॉजिक था। मैंने बोला ना लॉजिक के साथ पढ़ेंगे साहब, बिना लॉजिक के मजा नहीं आएगा, बिना लॉजिक के मजा नहीं आएगा। तो क्या करा बोलो, क्या करा? कुछ भी नहीं करा साहब, रेसिपिएंट को बोल दिया, एमएम को बोल दिया कि साहब जो ये दे रहा हूँ ना लैंडिंग फीस, एक सेकंड, ये बेटा ये जो लैंडिंग फीस दे रहा हूँ ना, कितने रुपए की? मैं सारे बच्चे अच्छे बच्चे बताएंगे कितने रुपए की लैंडिंग फीस दे रहा हूँ साहब। ये जो लैंडिंग फीस आप दे रहे हो 30 रुपए की, इस पर कितना जीएसटी बनता है साहब? सर कलर आपने गलत दे दिया। अरे बेटा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइट कलर ले लूँ। हाँ सर, लो आई होप ग्रीन कलर दिख जाएगा। हाँ साहब ग्रीन कलर दिख जाएगा। तो बेटा जो 30 रुपए पे जितना भी टैक्स बनेगा, या 1500 रुपए में जितना भी टैक्स बनेगा, मेरे कहने का मतलब है टोटल जितनी भी आपकी लैंडिंग फीस है, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए, साहब इसका अगर 18% से टैक्स निकालेंगे बेटा, तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कितना आएगा? 270 रुपए साहब। तो 270 रुपीज जो है बेटा, ये टैक्स अब आप सप्लायर को ना दो, ना दो बेटा ना दो, खुद ही गवर्नमेंट को पे कर दो डायरेक्टली, खुद ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दो साहब। तो सिंपल सी बात क्या निकल कर आई साहब? सिंपल सी बात ये निकल कर आई कि सप्लायर को यहाँ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट को लेवल बना दिया साहब आरसीएम के अंदर। और जी हाँ साहब, इसके गर्दन में घंटी बांध दी और कह दिया साहब आप आरसीएम में टैक्स पे कर दो, आप आरसीएम में टैक्स पे कर दो। तो कोई दिक्कत की बात मुझे तो समझ में नहीं आई, बिल्कुल लॉजिक बात थी साहब। सप्लायर को इस तरह से रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन नहीं बताई जा सकती है बार 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 बार। तो एनएससी भी परेशान हो रहा था, तो सप्लायर को बोल दिया साहब तू ही दे दे। तो रजिस्टर्ड है, बड़ा आदमी साहब, बहुत सिक्योरिटीज लेंडिंग बोरो करने का शौक कर रहा है तेरे को, बहुत बोरिंग कर रहा है तू बेटा, बहुत प्रिडिक्शन लगा रहा है आजकल है, 700 रुपए नीचे जाएगा, 200 रुपए नीचे, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है तू, लेंडिंग कर करके प्रॉफिट कमा रहा है बेटा। अच्छा तो बेटा आरसीएम में टैक्स, आरसीएम में टैक्स भी दे। तो सीधा सा हिसाब था साहब, कमाई करनी है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। बोलो दिक्कत है क्या? नहीं तो आ जाओ बेटा बुकलेट पे। आई होप बेटा मजा तो आ रहा होगा ना यार। एक बार ईमानदारी से बेटा, ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लग रही है ना? तो बेटा अगर अच्छी लग रही हो तो पक्का 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 कमेंट करके बताना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक कमेंट मेरे को चार्ज अप कर देता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए, वरना फिर ऐसा लगता है कि यार वेस्ट जा रहा है। मैं अपलोड तो कर रहा हूँ लेकिन बच्चे देखने के बाद भी सराह नहीं रहे, या फिर देख ही नहीं रहे, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, फिर उसमें मन नहीं करता फिर आगे काम करने। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपको देता रहूं और आगे पेनड्राइव क्लासेस भी लेकर आऊं आप सबके लिए, अभी तक मेरी पेनड्राइव क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं पेनड्राइव क्लासेस भी आप चाहते हो लेकर आऊं, तो प्लीज इस बारे में आप प्लीज बात करिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए साहब कि आपको पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्त, तो आपको इसी प्रकार से इस चैनल पर साहब मैं भर दूंगा जीएसटी, मैं भर दूंगा, मैं लिटरली जीएसटी भर दूंगा साहब। आपकी एक भी क्वेरी नहीं बचेगी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं बचेगी साहब। रिवीजन लेक्चर भी डाल देंगे, अमेंडमेंट लेक्चर भी डाल देंगे, फास्ट ट्रैक लेक्चर भी डाल देंगे। ठीक है, तो जीएसटी नटशेल सीरीज वैसे भी चली रही है मेरी, वहां पर मैं और लेक्चर डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है बेटा, क्वेरीज के लिए मैंने बता दिया बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज चैनल की हेडिंग में तो है, वो हेडर होता है ना ऊपर जहाँ पर छोटे छोटे लिंक होते हैं, जहाँ पर मेरा फेसबुक भी मिलेगा, मेरा इंस्टाग्राम भी मिलेगा, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। तो देखो बेटा वैसे का वैसा डायग्राम यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा है बेटा, इधर आओ सारे बच्चे आओ, क्या लिखा है पढ़ो मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म के कारण क्या होता है बेटा कि वो दिक्कत होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, साहब ये जो लैंडिंग बोरोविंग है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगी, और उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको रिटर्न करनी होगी इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज, मतलब 50 थी तो 50 ही वापस देनी पड़ेगी, और बेटा सेम टाइप और सेम क्लास की देनी पड़ेगी। आपने इक्विटी शेयर्स बोरो कर लिए और प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स पकड़ा दिए, क्योंकि डिबेंचर भी सिक्योरिटी है, प्रेफरेंशियल भी सिक्योरिटीज है, लिए इक्विटी पकड़ा प्रेफरेंस दिए, ना पापा ना, सेम टाइप के और सेम क्लास के मतलब 10 रुपए ईच है कि 5 रुपए ईच है, वो देख लेना आप। वो भी सेम होना चाहिए बेटा, वो भी सेम होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम सिक्योरिटी वापस करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि बेटा कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के साथ वापस करनी पड़ेगी। सर मतलब कॉर्पोरेट बेनिफिट के साथ, ये देखो लिखा हुआ है विद कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। सर कॉर्पोरेट बेनिफिट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है बेटा कि उस टाइम पर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, मैंने इसको दे दिया, ठीक है, अब वो बेनिफिशियरी वो बन गया, तभी तो वो बेच सकता है, वो बेनिफिशियरी बन गया यानी वो बेच सकता है, यानी उसके पास राइट है, तो डिविडेंड किसको मिल गया होगा, डिविडेंड वो ले गया। अब अगर डिविडेंड वो ले गया तो बेटा मैं उसको कहूंगा कि बेटा डिविडेंड मेरा था, तूने मेरे से बोरो करी, और ऐसे टाइम पर बोरो करी कि तू डिविडेंड कमा के ले गया, तो एक काम कर, एक काम कर, वापस तो कर मेरे को सिक्योरिटीज सेम टाइप और सेम क्लास की, बेटा साथ ही साथ मुझे डिविडेंड भी चाहिए मेरा, यानी ऑल दी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जो उस टाइम पर एग्री हुए हैं या रिसीव हुए हैं, किसको, बोरोवर को, वो उसे लेंडर को वापस करने पड़ेंगे सिक्योरिटीज के साथ। ये वही का वही डायग्राम है साहब, आप इसे आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस डायग्राम में, कोई भी दिक्कत है नीचे देखो मैंने पूरा केस बना के दे रखा है आपको, केस 1 केस 2 सीक्वेंस वाइज सारी चीजें दे रखी है, मेरा बच्चा इस डायग्राम को पक्का देखेगा। देखो वही एन के है, आर एल के 100 शेयर है, यही एम है, और मुद्दे की बात वही है कि एम को जो 20 रुपए लैंडिंग फीस बनती है साहब, जो 20 रुपए की लैंडिंग फीस बनती है उस पर पैसा आपको देना पड़ेगा आरसीएम में, उस पर टैक्स आपको आरसीएम में देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये देखो, ये लैंडिंग करी, हाँ सर, और ये बोरोविंग करी, हाँ सर, ये वापस रिटर्न करे शेयर्स, हाँ सर, और एनएससी ने वापस इधर रिटर्न कर दिए शेयर्स, एनएससी ने वापस शेयर्स रिटर्न कर दिया। आई होप आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी। अमेंडमेंट बुकलेट बेटा डाउनलोड नहीं करिए तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर, बेटा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और स्क्रीन पर भी आपके चल रही होगी एक लाइन, एक पट्टी चल रही होगी, एक सीक्वेंस लाइन चल रही होगी, स्क्रॉल कर रही होगी, उसमें भी आपसे देख सकते हो बेटा। उसके बाद ये थियोरेटिकली मैंने पूरा का पूरा आपके लिए, देखो बेटा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, एक बार रीडिंग पक्का करना है इसकी, ठीक है, एग्जाम में और आपको मजबूती मिलेगी, लैंग्वेज कैसे लिखनी होगी आपको समझ में आएगा, ठीक है साहब। तो बेटा इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना ये लेक्चर, देख लो 9-4 आ गया, अब अगली हेडिंग 9-4 है बेटा, 9-4 अगले लेक्चर में अपन इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, पक्का कर रहे हैं 100% इसको, अगर अपने अगले लेक्चर में कवर करके चलेंगे, ठीक है, मेरे पे विश्वास है ना आपको, हाँ सर विश्वास है। तो बेटा यहाँ तक का ये लेक्चर कंप्लीट होता है 9-3 का, 9-4 अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कमेंट करके जरूर बता देना आपको कैसा लग रहा है, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और बेटा थोड़ी सी 2 मिनट बात करूंगा आपसे, मन लगा के पढ़ाई करनी है बेटा, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ ईमानदारी के साथ आपको सिर्फ लेक्चर्स ही देखने हैं, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है या जहां जहां रिवीजन करना है या ये अमेंडमेंट्स कवर करने हैं बस, इसके अलावा कुछ फालतू नहीं देखना बेटा। मैं जब सीए फाइनल में था तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी बेटा, और हर बंदा करता है साहब, हर टीचर आप ये सुनोगे साहब कि जब सीए फाइनल में थे तो पढ़ाई करी थी साहब, आपको 15 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा साहब, ये जो बोलते हैं 10 घंटे पढ़ाई हो जाएगी साहब करने से, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता 10 घंटे में पढ़ाई नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूँ देखो 10 घंटे पढ़ लोगे ना, आपको लगेगा मैंने पढ़ाई कर ली, बेटा होगा क्या, कुछ नंबरों से रह जाओगे, एंड में अटकता बच्चा कहाँ पर है बेटा आप भी जानते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप ले लो बेटा 197 198 197 190 195, उस वक्त जो दुख होता है ना बेटा वो बहुत खतरनाक होता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। और चक दे इंडिया देखिए ना हमने, चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया में क्या बोलते हैं कि इस हार का गम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसने करा होता तो वो जानता है कि किस हालत क्या हालत हो जाती है, और सिर्फ आपकी हालत खराब नहीं होती दोस्त, आपके घर वालों की हालत खराब हो जाती है। तो आपके मम्मी पापा दोनों देखो वो दिखाएंगे नहीं आपको, वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे, वो आपको और मोटिवेट करेंगे कोई बात नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द तो होता है ना बेटा, दर्द उनको भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि देखो जितना जोर लगाना है एक बार ही लगा दो ना यार, फिर आप अगली बार मोटिवेट, और नहीं यार मैं फेल हो गया, ऐसे की तैसे कर दूंगा, इंस्टीट्यूट ने मेरे को कैसे फेल कर दिया, फिर आप अपने आप को जोश दोगे लगोगे। मैं कह रहा हूँ एक बार ही लग जाओ ना, एक बार में जितना ट्राई करना है पूरी शिद्दत लगा दो सब, मर थोड़ी ना जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ मरने तक लड़ लो, जितनी ताकत है सारी लगा दो, सब सांस आनी बंद हो जाए उस एक्सटेंट तक चले जाओ, और वापस आ जाओ वहां से निकल, और वहां से निकलकर जब वापस आओगे ना दोस्त, तो सफलता कदम चूम रही होगी आप,
एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम के आगे सीए लगेगा, मेंबरशिप नंबर मिलेगा दोस्त, ये ध्यान रखना। तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है साहब, एक बार में ही पूरी ताकत झोंक देनी है जितनी भी शरीर के अंदर है। पसीने निकल रहे हो, गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, साहब सब भूल जाओ, खाना पीना भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, मोबाइल भूल जाओ, दोस्त भूल जाओ। सिर्फ एक ही चीज साहब, सपने में भी सवाल आने चाहिए। घर वाले कहने चाहिए सुबह उठ के कि तू रात में बोल रहा था, सपने में सवाल बोल रहा था। मैं बोलता था, मेरे घर वाले कहते थे मेरे को कि तू सपने में सवाल सॉल्व कर रहा होता है। वो सोचते पागल तो नहीं हो गया ये। मैं सपने में ही अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था सोने के बाद, क्योंकि सोते बहुत कम घंटे, 4 से 5 घंटे सोते थे साहब। 5 घंटे अगर कोई इंसान सो रहा है और वो सारे घंटे 15 से 16 घंटे पढ़ रहा है, तो 5 घंटे में भी नींद में क्या आएगा, वही आएगा ना। तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी साहब कि पढ़ाई करनी है, शिद्दत के साथ करनी है और इसे पार निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 साल लेट हो चुके हैं। कोरोना ने वैसे ही 12 बजा के रखी है साहब, समझ रहे हो। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है साहब, इस अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं जाने देना है। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, आप सब अच्छे बच्चे हैं, मन लगा के पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी हो बेटा, मैं फुल सपोर्ट देने को तैयार हूँ आपको, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मेरा प्रॉमिस है साहब, मैं रात में जग कर दूंगा रिप्लाई, लेकिन दूंगा, दूंगा साहब, मैं दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगले लेक्चर में 9 4 ऐसा कवर करेंगे कि मजा आ जाएगा। प्रमोटर का क्या है, कितने परसेंट गुड्स खरीदना होता है, कितने परसेंट नहीं खरीदना होता है, कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व है कि नहीं है, सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, कितनी वैल्यू वगैरह सारे लूंगा। देखो आपने अगर डाउनलोड कर लिया तो ठीक है, नहीं है तो देख लो, आपको देखो, ये देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 4 बड़े बड़े एग्जाम्पल कवर करेंगे साहब इसके अंदर। 3 एग्जाम्पल है, चौथा इलस्ट्रेशन है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर लिया है, और साहब देखो डायग्राम भी है, ऐसा नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये देखो शानदार डायग्राम भी आपके लिए यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है सर, चलो दोस्त फिर बाय, टेक केयर।